स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। कहते हैं कि कुछ रिश्ते हमें किस्मत से मिलते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते हम खुद अपनी बिखरी हुई जिंदगी के मलबे से चुनकर बनाते हैं। आज की कहानी सिर्फ एक फिक्शन नहीं, बल्कि जज्बातों का वो समंदर है जो सीधे आपके दिल को छुएगा। उतार चढ़ाव, प्यार और धोखे के बीच बुनी गई ये दास्तान आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई हर किसी को अपनी जिंदगी में एक दूसरा मौका मिलता है। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफर। बोरोड लाइफ, उधार की जिंदगी, सीजन 2 एपिसोड 1। 6 महीने बाद। उधार की जिंदगी को अपनी आदत बना लेने के लिए 6 महीने का समय काफी होता है। मीरा ने यह बात धीरे धीरे सीखी थी, ठीक वैसे ही जैसे आप जीने का कोई नया ढंग सीखते हैं। हर मंगलवार को प्रियंका के साथ डिनर करना, रात देर गए अपनी माँ के साथ फोन पर बातें करना और हर शांत सुबह कबीर के बगल में जागना और खुद को बड़ी शालीनता से यह याद दिलाना कि उसे इस खुशी को चाहने का पूरा हक है। कंपनी बहुत तेजी से तरक्की कर रही थी। अर्जुन ने उसे फिर से पूरा पार्टनर बना लिया था, इस बार किसी कानूनी सुधार के बजाय अपनी खुद की इच्छा से। कुछ सुबह तो ऐसी होती थी जब मीरा खुद ये बात लगभग भूल जाती थी कि इस रिश्ते का एक ऐसा रूप भी था जो भरोसे के बजाय धोखे पर खड़ा हुआ था। हादसे से पहले की रितिका की जिंदगी की एक भी याद उसके पास नहीं थी। डॉक्टरों ने भी अब याददाश्त वापस आने की उम्मीद जताना छोड़ दिया था। मीरा ने भी इसका इंतजार करना बंद कर दिया था। वो गुरुवार की एक सुबह थी जो हर मायने में बेहद आम थी, जब वो ईमेल आया जिसने 6 महीने से बड़ी मुश्किल से कमाए गए सुकून को एक झटके में बिखेर कर रख दिया। उसका सब्जेक्ट लाइन बेहद सादा था, देवराज के वकील की तरफ से। इससे पहले कि वो उसे खोलती, मीरा का पेट भींच गया। महीनों से उसने इस नाम को जोर से बोलते हुए भी नहीं सुना था। जब से उसने शहर छोड़ा था, जब से पूरे परिवार ने मिलकर ये तय किया था कि उसका ये देश निकाला ही उसकी अपनी शांत सजा बन जाए, बजाय इसके कि उस सार्वजनिक तमाशे का खतरा उठाया जाए जो नैना कभी उसके लिए चाहती थी। उसने ठंडे पड़ चुके हाथों से ईमेल खोला। मिस मल्होत्रा, मैं देवराज मल्होत्रा की संपत्ति एस्टेट के मामले में उनका प्रतिनिधित्व करती हूँ। मेरे मुवक्किल का 11 दिन पहले अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। उनकी वसीयत की शर्तों के अनुसार आपको तत्काल प्रभाव से उनकी पूरी संपत्ति का प्राथमिक लाभार्थी, प्राइमरी बेनिफिशियरी, नामित किया गया है, बशर्ते इस विरासत से जुड़ी शर्तों पर चर्चा करने के लिए एक निजी बैठक की जाए। कृपया जल्द से जल्द इस कार्यालय से संपर्क करें। मीरा ने इसे 3 बार पढ़ा। हर बार पढ़ने पर इसका मतलब पहले से और कम समझ आ रहा था। देवराज मर चुका था, और किसी तरह, जो नामुमकिन था, वो मर्द जिसने उसे तबाह करने में 1 दशक बिता दिया था। पहले 19 साल की रितिका के उस रूप को जिसे उसने खामोश कर दिया था, फिर उस रूप को जिसे उसने कुछ महीने पहले ही धमकी दी थी। वह अपनी वसीयत में उसके लिए सब कुछ छोड़ गया था। उसने अपनी प्रतिक्रिया को पूरी तरह समझने से पहले ही नैना को फोन कर दिया। वो मर चुका है, मीरा ने कहा। वे शब्द उसके मुंह में बहुत अजीब और भारी लग रहे थे। और वो अपनी पूरी संपत्ति मेरे लिए छोड़ गया है, सब कुछ शर्तों के साथ। दूसरी तरफ एक लंबा सन्नाटा छा गया। इसका कोई मतलब नहीं बनता, नैना ने आखिरकार कहा। उस जैसे मर्द उन लोगों के लिए कुछ नहीं छोड़ते जिन्हें बर्बाद करने में उन्होंने सालों बिताए हों। अपराध बोध में तो बिल्कुल नहीं। देवराज जैसे लोग इतना अपराध बोध महसूस नहीं करते कि उसके चक्कर में पैसे बांटते फिरें, तो फिर क्यों? मीरा ने पूछा। मैं नहीं जानती, नैना ने स्वीकार किया, पर मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। संभल कर रहना रितिका। उस वसीयत से जो भी शर्तें जुड़ी है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वो कोई तोहफा नहीं है, वो एक जंजीर है। बैठक अगले दिन दोपहर की तय हुई, एक ऐसे ऑफिस में जो बहुत ज्यादा शांत और बहुत महंगे फर्नीचर से सजा था। एक ऐसी जगह जिसे लोगों को इतना छोटा महसूस कराने के लिए डिजाइन किया गया था कि वे बिना ज्यादा सवाल पूछे सामने रखी हर चीज पर दस्तखत कर दें। वकील, उम्र 50 के पार की एक बेहद शांत महिला थी जिनका नाम मिसेज कपूर था। उन्होंने टेबल पर एक मोटा फोल्डर उसकी तरफ उसी सलीके वाली सहजता से खिसकाया जिसे देवराज खुद कभी ढाल की तरह पहना करता था। आपके अंकल इस विरासत की शर्तों को लेकर बहुत स्पष्ट थे, उन्होंने कहा। इससे पहले कि मैं उन्हें समझाऊं, मैं चाहती हूं कि तुम ये जान लो कि उनकी संपत्ति बहुत बड़ी है। जमीन, जायदाद, इन्वेस्टमेंट्स, 3 कंपनियों में उनका पूरा कंट्रोलिंग स्टेक, नियंत्रण हिस्सेदारी, जिसके बारे में शायद तुम्हें अंदाजा भी ना हो कि वे उनके मालिक थे। ये सब कुछ तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा, बशर्ते तुम इस दस्तावेज में लिखी शर्तों पर राजी हो जाओ। मीरा ने धीरे से फोल्डर खोला।
कानूनी भाषा के पन्नों को खंगालने लगी जो उसकी आंखों के सामने तब तक धुंधले बने रहे जब तक कि पीले रंग से हाईलाइट किए गए एक क्लॉस धारा ने उसे पूरी तरह ठिठकने पर मजबूर नहीं कर दिया। इस शर्त पर कि लाभार्थी मृतक के खिलाफ लगाए गए सभी पिछले और भविष्य के दावों को, चाहे वे सार्वजनिक हो या निजी, औपचारिक और स्थायी रूप से वापस लेने पर सहमत हो। इसके अलावा लाभार्थी मृतक के बचे हुए आश्रित डिपेंडेंट की गार्जियनशिप, संरक्षण और वित्तीय जिम्मेदारी लेने पर सहमत हो, जो वर्तमान में परिशिष्ट सी अपेंडिक्स सी में दिए गए पते पर रह रहा है, जो दस्तखत करते ही प्रभावी माना जाएगा। मीरा ने ऊपर देखा। आश्रित, मुझे नहीं पता था कि उनके बच्चे भी हैं। मिसेज कपूर के चेहरे के भाव बदले। उनकी उस सलीके वाली प्रोफेशनलिज्म, पेशेवर अंदाज में ये पहली दरार थी। उनके कोई बच्चे नहीं है, मिस मल्होत्रा। परिशिष्ट सी उनकी पत्नी की तरफ इशारा करता है। उनकी पत्नी तो महीनों पहले उन्हें छोड़कर चली गई थी, मीरा ने धीरे से कहा। मैंने सोचा था कि परिवार में सब कुछ सामने आने के बाद वो शादी खत्म हो गई थी। वो खत्म नहीं हुई थी, मिसेज कपूर ने संभलकर कहा। वो उन्हीं की देखरेख में रह रही थी, एक ऐसे गार्जियनशिप अरेंजमेंट, संरक्षण व्यवस्था के तहत जिसे उन्होंने चुपचाप लगभग 8 महीने पहले तैयार किया था, जिसके बारे में उन्होंने अपनी फाइलों में लिखा था कि उनके मानसिक स्वास्थ्य में भारी गिरावट आने की वजह से ऐसा किया गया। उसके बाद से उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। आपके अंकल की वसीयत वो जिम्मेदारी आपको ट्रांसफर करती है, बाकी सब चीजों के साथ, अगर आप इन शर्तों को स्वीकार करना चुने। मीरा के सीने में बर्फ सी जम गई। देवराज का 1 दशक पुराना वही धर्रा अचानक एक भयानक सच्चाई के साथ साफ हो गया। एक ऐसी पत्नी जिसके मानसिक स्वास्थ्य में इतनी खामोशी से गिरावट आई कि किसी ने कोई सवाल तक नहीं उठाया। एक ऐसी गार्जियनशिप जिसे परिवार के किसी भी सदस्य की नजर में आए बिना तैयार कर लिया गया। ठीक वही मशीन जो उसने 19 साल की उम्र में मीरा के आसपास खड़ी की थी, शांत, कानूनी, कागज पर अकाट्य, साफ तौर पर यहां किसी और के आसपास खड़ी की गई थी, कोई ऐसा जिसे जाकर देखने के बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। मुझे उनसे मिलना है, मीरा अचानक खड़ी होते हुए बोली। आज ही, अभी के अभी। मिसेज कपूर का संयम आखिरकार पूरी तरह टूट गया। उनके चेहरे पर पहली बार एक सच्ची घबराहट साफ दिखाई दी। मिस मल्होत्रा, मुझे ये बताना जरूरी लगता है, संपत्ति की शर्तों में ये साफ लिखा है कि आप इकलौती ऐसी इंसान हैं जिसे आपके अंकल ने उस मुलाकात के लिए अधिकृत अथॉराइज किया था। वे बहुत स्पष्ट थे। उन्होंने कहा था, और मैं उनके निर्देशों को सीधे दोहरा रही हूं, वो सिर्फ रितिका से ही सचमुच बात करेगी। वो हमेशा से उस पर मुझसे ज्यादा भरोसा करती आई है। मीरा धीरे से वापस बैठ गई। उसके हाथों में फोल्डर थोड़ा कांप रहा था। वो एक रेंगते हुए ठंडे यकीन के साथ समझ रही थी कि देवराज की मौत ने उसकी 10 साल की शांत क्रूरता को खत्म नहीं किया था। उसने बस उसे ये सब सौंप दिया था, एक वसीयत में लपेटकर, अपराधबोध के एक नाटक का मुखौटा पहनाकर, कब्र के उस पार से चली गई उसकी एक आखिरी सोची समझी चाल। उनका नाम क्या है? मीरा ने धीरे से पूछा। उनकी पत्नी का। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी सच में उनका नाम जानती भी थी। मिसेज कपूर ने फाइल चेक की, हालांकि उनके चेहरे के हाव भाव से लग रहा था कि वे पहले से जानती थी कि इसका जवाब उस सवाल से कहीं ज्यादा मायने रखेगा जितना वो ऊपरी तौर पर दिख रहा था। मेहर, उन्होंने कहा। मेहर मल्होत्रा। हालांकि इन रिकॉर्ड्स के अनुसार वो काफी समय से उस नाम का इस्तेमाल नहीं कर रही है। वो घर के स्टाफ से खुद को कुछ और ही बुलाने के लिए कह रही है। क्या नाम? मीरा ने दबाव डाला। मिसेज कपूर ने ऊपर देखा और पहली बार उनका पेशेवर संयम एक सच्ची असहजता में बदल गया। वो पिछले 8 महीनों से लोगों से खुद को रितिका बुलाने के लिए कह रही है। सीजन 2, एपिसोड 1 समाप्त। कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा? जुड़े रहिए हमारे साथ। मीरा उस औरत से मिलने जाती है जो उसके खुद के नाम से जी रही है, और यह ठीक ठीक समझना शुरू करती है कि उसके अंकल की क्रूरता वास्तव में कितनी गहराई तक धसी हुई थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो हमारे इस सफर में आगे भी साथ बने रहिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं। स्वागत है आप सभी का आरके स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। बोरोड लाइफ, उधार की जिंदगी, सीजन 2 एपिसोड 2। वह औरत जो उसका नाम पहने थी, वो घर शहर से 2 घंटे की दूरी पर था, एक ऐसे गेट के पीछे छुपा हुआ जो सिर्फ तब खुला जब मिसेज कपूर के ऑफिस से आए एक कॉल ने मीरा की पहचान की पुष्टि कर दी। एक छोटा सा बेतुका सा मजाक जो मीरा से छुपा नहीं रहा,
ये साबित करना कि वह कौन थी सिर्फ एक ऐसी औरत तक पहुंचने के लिए जिसने साफ तौर पर 8 महीने खुद के रितिका होने का दावा करते हुए बिताए थे। दरवाजे पर उसे एक केयरटेकर, देखभाल करने वाली, मिली, उम्रदराज और धीमे स्वर में बोलने वाली महिला जिसका नाम सुनीता था। उसे साफ तौर पर यह हिदायत दी गई थी कि उसे ठीक ठीक कितना बोलना है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। उनके कुछ दिन अच्छे होते हैं और कुछ दिन मुश्किल। सुनीता ने मीरा को एक ऐसे गलियारे से ले जाते हुए कहा जहां ऐसी तस्वीरें टंगी थीं जिन्हें मीरा नहीं पहचानती थी। देवराज कम उम्र का था, मुस्कुरा रहा था। उसका हाथ एक ऐसी औरत के कंधे पर था जिसका चेहरा हर एक फ्रेम में दूसरी तरफ मुड़ा हुआ था, जैसे तस्वीरों में भी उसे धीरे धीरे मिटाया जा रहा हो। आज का दिन काफी शांत रहा है, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे दूं, वो वैसा जवाब नहीं देगी जैसी तुम उम्मीद कर रही हो। सुनीता ने एक उजले, हवादार कमरे का दरवाजा खोला जो आरामदायक था, महंगा था और बिना किसी शक के एक पिंजरा था जिसे एक पनाहगाह की शक्ल में सजाया गया था। एक औरत खिड़की के पास बैठी थी, काले बाल पीछे बंधे हुए थे। वो एक बगीचे की तरफ उस ठहराव के साथ देख रही थी जो किसी ऐसे इंसान का होता है जिसने किसी भी बदलाव की उम्मीद करना छोड़ दिया हो। जब दरवाजा खुला तो वह मुड़ी और मीरा की सांसें थम गईं। मेहर रितिका जैसी नहीं दिखती थी, सच कहें तो बिल्कुल नहीं। हड्डियों का ढांचा अलग था, आंखें ज्यादा नर्म थीं और वो उम्र में करीब 10 साल बड़ी थी। लेकिन उसके चेहरे पर उकेरी गई उस थकान में कुछ ऐसा था जिसे मीरा ने तुरंत अपने वजूद की गहराई से पहचान लिया, क्योंकि उसने ठीक वैसी ही थकान अपने खुद के यानी रितिका के आईने में देखी थी, उस बेहद पहली सुबह जब वो इस उधार की जिंदगी में जागी थी। तुम वो नहीं हो, मेहर ने धीरे से कहा, मीरा के चेहरे को ध्यान से देखते हुए। तुम देवराज नहीं हो। उसने कहा था कि आखिरकार कोई न कोई आएगा। उसने कहा था कि वो तुम होगी। मेरा नाम रितिका है, मीरा ने शालीनता से कहा, मेहर के चेहरे के हाव भाव को बारीकी से देखते हुए। मुझे पता चला है कि तुम भी उसी नाम का इस्तेमाल कर रही हो। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा क्यों है। मेहर की आंखें धीरे धीरे भर आईं और जब वह दोबारा बोली तो उसकी आवाज में एक ऐसा नपा तुला ठहरा हुआ अंदाज था जैसे कोई एक खाली कमरे में इस स्पष्टीकरण की कई बार रिहर्सल कर चुका हो, इस इंतजार में कि आखिरकार कोई तो आकर पूछेगा। वो मेरे सामने तुम्हारा नाम लिया करता था, उसने कहा, अपनी नींद में, सालों तक। मैंने पहले सोचा कि इसका कोई मतलब नहीं है, एक पुराना पारिवारिक नाम, एक भांजी जिसका वो इसके अलावा बमुश्किल ही जिक्र करता था। लेकिन फिर मुझे वो फाइल मिली, उसकी निजी फाइल, उस स्टडी रूम, अध्ययन कक्ष में जिसमें उसने मुझे कभी जाने नहीं दिया। तुम्हारे बारे में 10 साल के नोट्स। उसने तुम्हारे साथ जो किया था उसके बारे में, उस डर के बारे में जो उसे था कि अगर तुम्हें कभी कुछ याद आ गया तो तुम उसके साथ क्या करोगी। जब मैंने इस बारे में उसका सामना किया, मेहर ने अपनी बात जारी रखी, तो उसने इनकार नहीं किया। उसने बस मेरी तरफ इस तरह देखा जैसे मैंने आखिरकार उसके बारे में कोई जरूरी बात समझ ली हो, कुछ ऐसा जिसके लिए वह इंतजार कर रहा था कि कोई तो उसे देखे। और फिर चीजें बदल गईं। उसने मुझे अलग नजरों से देखना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया कि मैं भ्रमित हूं, स्टाफ से कहना शुरू कर दिया कि मुझे ऐसे दौरे एपिसोड्स पढ़ते हैं जो मुझे खुद याद नहीं है कि कब पढ़े। और आखिरकार उसकी आवाज लड़खड़ा गई। आखिरकार बस वही इंसान बन जाना ज्यादा आसान था जिसे वो मुझे देखते वक्त पहले से ही देखता था। वो रितिका को चाहता था, तुम्हारे उस रूप को जिस पर वो पूरी तरह नियंत्रण रख सके, वो रूप जो कभी पलटकर न लड़े। इसलिए मैंने उसे वो रूप सौंप दिया। मीरा का जी मिचलाने लगा। वो एक अचानक आए, दिल दहला देने वाली सच्चाई के साथ समझ रही थी। देवराज ने 10 साल पहले सिर्फ रितिका को खामोश करके बात वहीं खत्म नहीं कर दी थी। उसने उसके बाद के साल अपनी पत्नी पर उस अपराधबोध की सजा निकालने में बिता दिए थे जिसे वह पूरी तरह दफन नहीं कर पा रहा था, उसे उस भांजी के रूप में ढलने पर मजबूर करके जिसे वो कभी पूरी तरह अपने काबू में नहीं रख पाया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो उसका एक ऐसा रूप बना सके जिसे वो पूरी तरह वश में रख सके। उसने तुम्हारे अंदर मेरा एक ऐसा रूप तैयार कर दिया, मीरा ने धीरे से कहा, क्योंकि असली वाली कभी खामोश नहीं रहने वाली थी। मेहर ने धीरे से सिर हिलाया, आंसू आखिरकार छलक पड़े। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बनती जा रही हूं जब तक कि वो सब हो नहीं गया। मुझे अब खुद भी पूरी तरह नहीं पता कि उस नाम के नीचे मैं आखिर हूं कौन, जो नाम उसने मुझे दिया था। मैं खुद को मेहर याद रखने की इजाजत देने से ज्यादा समय तक रितिका बनकर रह चुकी हूं। मीरा धीरे से उसके सामने बैठ गई, अपनी ही स्थिति की एक अजीब, सिर चकरा देने वाली गूंज को अपने सामने अक्स के रूप में महसूस करते हुए। एक और औरत जो एक ऐसा नाम पहने थी जो असल में उसका नहीं था, किसी और की जरूरत से खड़ी की गई पहचान के अंदर एक ठोस जमीन ढूंढने की कोशिश कर रही थी।
मैं उस बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ, मीरा ने बहुत धीरे से कहा। एक ऐसे नाम के साथ जागना जिसे तुमने खुद नहीं चुना, ये समझने की कोशिश करना कि उसमें से कितना तुम अपने पास रखना चाहती हो और कितना तुम्हें पीछे छोड़ देने की जरूरत है। मेहर ने ऊपर देखा, उसके चेहरे पर पहली बार एक तरह की पहचान के भाव आए जो सतर्क और नाजुक थे। वो एक्सीडेंट, उसने धीरे से कहा। वह गिरावट, हर कोई हमेशा कहता था कि उसके बाद तुम पूरी तरह बदल गई हो। मैं अपने बदतर पलों में अक्सर सोचा करती थी कि कहीं तुम भी उसी तरह तो गायब नहीं हो गई जैसे मैं हो गई थी, कि कहीं तुम्हारे अंदर सचमुच कोई तुम बची ही ना हो, बस कोई ऐसा जिसे मिटाने में वो आखिरकार कामयाब हो गया हो। मीरा ने बहुत सोच समझकर तय किया कि उसे कितना कहना है, साझा समझ के उस अजीब से सुकून को एक ऐसे बड़े सच के सामने तौलते हुए जो जोर से बोले जाने पर पागलपन जैसा लग सकता था। मुझे लगता है, उसने आखिरकार अपने शब्दों को बहुत संभालकर चुनते हुए कहा, कि मैं अब जो कोई भी हूं, मैंने उसे खुद चुना है, टुकड़ा टुकड़ा करके, पिछले कई महीनों में। और मुझे लगता है कि तुम भी वही चीज कर सकती हो, यह नहीं कि तुम बिल्कुल वैसी ही बन जाओ जैसी तुम उससे पहले थी, क्योंकि शायद वह इंसान भी अब पूरी तरह वजूद में नहीं है, बल्कि किसी नए को चुनो, कोई ऐसा जिसे बनाने में उसका कोई हिस्सा ना हो। मेहर काफी देर तक शांत रही, बगीचे की तरफ देखती रही, और जब वह दोबारा बोली तो उसकी आवाज में एक ऐसी स्थिरता आ चुकी थी जो मीरा ने अब तक उससे नहीं सुनी थी, संकल्प का एक छोटा नाजुक सा धागा। मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए, उसने कहा। मुझे ये घर नहीं चाहिए, न उसका नाम, नहीं उस सब का कोई हिस्सा जो उसने मेरे आसपास खड़ा किया था। मैं बस ये याद रखना चाहती हूँ कि मेरा अपना नाम मेरे अपने मुंह से बोलते हुए कैसा महसूस होता था। तो फिर हमारी शुरुआत यहीं से होती है, मीरा ने कहा। विरासत से नहीं, उसकी शर्तों से नहीं, बस तुमसे, ये तय करते हुए कि तुम आगे क्या बनना चाहती हो। जब मीरा जाने के लिए खड़ी हुई, यह वादा करते हुए कि वह एक हफ्ते के भीतर वापस आएगी, तो मेहर ने धीरे से उसकी कलाई थाम ली। एक और बात है, उसने आवाज धीमी करते हुए कहा। उसकी निजी फाइल में कुछ ऐसा था जो मैंने किसी को नहीं बताया। उस रात के बारे में जब तुम गिरी थी, वो हमेशा यही कहता रहा कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं था, कि वो सिर्फ डर की वजह से अस्पताल आया था। लेकिन मुझे उसकी फाइलों में कुछ ऐसा मिला है जिससे लगता है कि वो उस बारे में भी पूरी तरह ईमानदार नहीं था। तुम्हें क्या मिला? मीरा ने पूछा। उसके भीतर एक पुराना खौफ फिर से जाग उठा। मेहर की पकड़ उसकी कलाई पर थोड़ी और मजबूत हो गई। एक पेमेंट, भुगतान, तुम्हारे एक्सीडेंट से ठीक 2 दिन पहले किया गया, एक ऐसे नंबर पर जिसे मैं नहीं जानती। $12,000, $12,000, जो उसकी निजी फाइलों में एक ऐसी कैटेगरी, श्रेणी के तहत दर्ज थे जिसे उसने बहुत सादगी से नाम दिया था। मुसीबत ठिकाने लगा दी गई। सीजन 2, एपिसोड 2 समाप्त। कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा? जुड़े रहिए हमारे साथ। मीरा उस पेमेंट, भुगतान का पता लगाती है और उसे पता चलता है कि उसका गिरना शायद वो आम दुखद एक्सीडेंट नहीं था जिसके साथ उसने आखिरकार समझौता कर लिया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो हमारे इस सफर में आगे भी साथ बने रहिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं। नमस्ते और स्वागत है आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम हमारी इस खास कहानी के एक और जज्बाती पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। रिश्तों के उतार चढ़ाव, प्यार की कशमकश और धोखे की चुभन। आज का एपिसोड आपको उन एहसासों के बीच ले जाएगा जहां हर फैसला मुश्किल है। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली है। बोरोड लाइफ, उधार की जिंदगी, सीजन 2 एपिसोड 3, $12,000। मीरा ने प्रिंट किए हुए बैंक रिकॉर्ड को अपनी रसोई की टेबल पर फैला दिया। यह वही टेबल थी जहां उसने और नैना ने कभी देवराज के खिलाफ वह केस तैयार किया था जो अब 6 महीने बाद एक ऐसे रूप में अधूरा लग रहा था जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। मुसीबत ठिकाने लगा दी गई। $12,000, $12,000, हादसे से 2 दिन पहले का एक ट्रांजैक्शन, लेन देन, जिसे एक ऐसे अकाउंट के जरिए अंजाम दिया गया था जिसे मेहर ने एक ऐसे पासकोड का इस्तेमाल करके खोला था जो उसने देवराज को 100 बार टाइप करते हुए देखकर रट लिया था। हालांकि उस पर कभी इतना भरोसा नहीं किया गया था कि वह जान सके कि उस पासकोड से क्या खुलता है। इसका कुछ भी मतलब हो सकता है, नैना ने उसके सामने बैठते हुए संभलकर कहा, हालांकि उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो खुद भी इस बात पर उतना ही कम यकीन कर रही थी जितना मीरा। बिजनेस का कोई पेमेंट हो सकता है, किसी असंबंधित चीज के लिए कोई रिश्वत हो सकती है। हम नहीं जानते कि यह तुमसे जुड़ा है। वक्त तो देखो, मीरा ने कहा। मेरे गिरने से ठीक 2 दिन पहले एक ऐसा लेबल जो कहता है ठिकाने लगा दी गई।
तुम इसे महज एक इत्तेफाक कहकर टाल नहीं सकती। नैना ने एक लंबी सांस छोड़ी। ठीक है, तो फिर हम वही करते हैं जो हमने पिछली बार किया था। किसी भी चीज पर यकीन करने से पहले हम इसका ठीक से पता लगाते हैं। इसमें 4 दिन लग गए। वो अकाउंट जिसमें पेमेंट गया था वो एक शेल कंपनी, कागजी कंपनी का था, जिसे जानबूझकर अस्पष्ट रखा गया था और एक ऐसे पते पर रजिस्टर्ड किया गया था जो डाउनटाउन में एक मेलबॉक्स रेंटल सर्विस, डाकपेटी किराया सेवा निकला। नैना ने, जिसके भीतर मीरा धीरे धीरे जान रही थी कि इस तरह की सतर्क और सब्र वाली छानबीन का एक असली हुनर था, आखिरकार उस मेलबॉक्स रेंटल का संबंध एक ऐसे नाम से ढूंढ निकाला जो दोनों में से किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता था। फरहान ओबरॉय नाम का एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंसल्टेंट, निजी सुरक्षा सलाहकार। सिक्योरिटी कंसल्टेंट, नैना ने सर्च रिजल्ट्स को जोर से पढ़ते हुए कहा। यह कई अलग अलग तरह के कामों को कहने का एक शालीन तरीका है। मीरा ने उसकी साधारण और जानबूझकर अस्पष्ट बनाई गई वेबसाइट पर दिए नंबर पर फोन किया। उसे उम्मीद थी कि कोई वॉयस मेल आएगा या बात किसी बंद रास्ते पर खत्म हो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे देवराज ने एक दशक तक अपने आसपास शांत दीवारें खड़ी कर रखी थीं। लेकिन दूसरी ही घंटी पर एक मर्द ने फोन उठा लिया। फरहान ओबरॉय, मेरा नाम रितिका मल्होत्रा है, मीरा ने संभलकर कहा। मुझे लगता है कि मेरे अंकल देवराज मल्होत्रा ने पिछले साल मेरे एक गंभीर हादसे का शिकार होने से 2 दिन पहले आपको $12,000 का भुगतान किया था। मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों। मैंने सुना कि उनका निधन हो गया, फरहान ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज पूरी तरह से न्यूट्रल, तटस्थ थी। मैं क्लाइंट के काम पर चर्चा करने का बिजनेस नहीं करता, मिस मल्होत्रा। मुझे यकीन है कि आप समझती होंगी, वो मर चुके हैं, मीरा ने कहा। आपको लगता है कि आपकी जो भी गोपनीयता उनके प्रति थी, वो उनके साथ ही खत्म हो गई। मुझे ये जानने की जरूरत है कि वो पेमेंट किस चीज के लिए था। आपके भुगतान पाने के 2 दिन बाद मैं 3 मंजिल नीचे गिरी थी, और मुझे ये जानने की जरूरत है कि क्या ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। एक और लंबा ठहराव आया, इस बार पहले से ज्यादा लंबा, जैसे कोई पेशेवर सतर्कता को अपने जमीर के सामने तौल रहा हो। मैं उस तरह के काम नहीं करता जैसा आपका इशारा है, फरहान ने आखिरकार कहा। मैं इससे पहले कुछ भी कहूं, इस बात को बहुत साफ कर देना चाहता हूं। मैं लोगों को चोट नहीं पहुंचाता, मैं जानकारियां जुटाता हूं, मैं बस इतना ही काम करता हूं। तो फिर उन्होंने आपको क्या ढूंढने के लिए पैसे दिए थे? मीरा ने दबाव डाला। उन्होंने मुझे ये पता लगाने के लिए काम पर रखा था कि क्या तुम सच कह रही हो, फरहान ने कहा। उस बारे में जो उसने तुम्हारे साथ किया था जब तुम 19 साल की थी। वो किसी न किसी तरह सबूत चाहता था कि क्या तुम्हारे पास सचमुच कोई दस्तावेज है। क्या कोई और यह बात जानता है तुम उसके लिए सच में कितना बड़ा खतरा हो? मैंने 2 हफ्ते इसकी जांच में बिताए। मैंने अपनी रिपोर्ट तुम्हारे गिरने से 2 दिन पहले उन्हें सौंप दी थी। उनकी फाइलों में जो लेबल था, मुसीबत ठिकाने लगा दी गई, वो हर बंद हो चुके केस को इसी तरह लिखते थे। वो किसी हिंसक चीज का कोड वर्ड नहीं था, वो बस उनके कागजी काम को फाइल करने का तरीका था। मीरा ने अपने सीने में कुछ हल्का होते हुए महसूस किया। कोई मर्डर नहीं, कोई और साजिश नहीं, बस एक शक्की मर्द जो जानकारियां जुटाने के लिए उसी ठंडे और व्यवस्थित तरीके से पैसे दे रहा था जैसे उसने अपनी 10 साल की सतर्क क्रूरता में हर चीज को संभाला था। लेकिन फरहान के लहजे में कुछ ऐसा था जो अभी तक पूरी तरह शांत नहीं हुआ था, जैसे वो किसी ऐसी बात की तरफ बढ़ रहा हो जो उसने अभी तक कही नहीं थी। एक और बात है, फरहान ने धीरे से कहा, कुछ ऐसा जो मैंने उस रिपोर्ट में शामिल किया था जिसके बारे में मैं तुम्हारे हादसे की खबर सुनने के बाद से सोच रहा हूं। मैं नहीं जानता कि यह प्रासंगिक है या नहीं। मैंने साल भर खुद से यही कहा है कि शायद इसका कोई संबंध नहीं है। मुझे बताओ, मीरा ने कहा। उस महीने तुम्हारे अंकल इकलौते ऐसे इंसान नहीं थे जिसने मुझे काम पर रखा था, फरहान ने कहा। देवराज के आने से लगभग 2 हफ्ते पहले कोई और मेरे पास आया था जो लगभग यही सारे सवाल पूछ रहा था कि क्या तुम इसे सार्वजनिक करने की योजना बना रही हो, कि क्या तुम्हारे पास सबूत है। मैंने उस इंसान को मना कर दिया था, हितों का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के कारण, क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हारे परिवार की तरफ से एक पूछताछ संभाल रहा था। लेकिन मैं हमेशा सोचता रहा कि क्या उन्होंने मेरे बाद किसी और को ढूंढ लिया जो ये छानबीन करने के लिए तैयार हो गया। मीरा की नब्ज तेज हो गई। वो कौन था और कौन पूछताछ कर रहा था? फरहान हिचकिचाया, जैसे वो ये तय कर रहा हो कि क्या क्लाइंट की गोपनीयता तब भी मायने रखती है जब उस क्लाइंट ने उसे भुगतान न किया हो और स्थिति साफ तौर पर साधारण व्यावसायिक नैतिकता से आगे निकल चुकी हो। मेरे पास कोई नाम नहीं है, उसने स्वीकार किया।
उन्होंने कैश में भुगतान किया था, एक गलत नाम दिया था जिसे मैंने कभी वेरीफाई सत्यापित करने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि मैंने वैसे भी उस काम को मना कर दिया था। लेकिन मुझे एक बात याद है, उन्होंने बातों बातों में जिक्र किया था कि वे तुम्हें तब से जानते हैं जब तुम एक टीनेजर किशोर थी। उनके शब्द थे कि उन्होंने तुम्हें एक ऐसी इंसान बनते देखा है जो पहचानने में नहीं आती, ये उनके शब्द थे, मेरे नहीं। और वे ये जानना चाहते थे कि क्या आखिरकार तुम्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मीरा वहीं बैठी रही, उसका दिमाग उन नामों की लिस्ट के पीछे दौड़ने लगा जो उसने इस पिछले साल में ढूंढे थे। प्रियंका, अर्जुन, नैना, उसकी माँ, देवराज, कबीर। वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रही थी जो इस धुंधले से विवरण में फिट बैठ सके, पर फिर भी महसूस हो रहा था कि यह उसके बहुत करीब के किसी इंसान की तरफ इशारा था। क्या आपको कुछ और याद है? मीरा ने पूछा। कुछ भी। फरहान एक पल के लिए शांत रहा। बस एक बात, जब वे मेरे ऑफिस से निकले तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे मैं कभी पूरी तरह भूल नहीं पाया, क्योंकि वो गुस्से से ज्यादा मातम जैसा लग रहा था। उन्होंने कहा, मैं सोचता था कि सिर्फ मैं ही हूं जो उसे सच में जानता है। मुझे लगता है कि आखिरकार मुझे ही वो इंसान बनना होगा जो उसे रोके। बातचीत खत्म होने के बाद मीरा ने धीरे से फोन नीचे रख दिया। नैना बढ़ती हुई चिंता के साथ उसका चेहरा देख रही थी। कोई और भी था? मीरा ने धीरे से कहा। कोई ऐसा जो इस सबसे पहले मुझे जानता था। देवराज से पहले, उस हादसे से पहले। कोई ऐसा जो पहले से ही यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या मुझे बेनकाब किया जा सकता है, मेरे अंकल के खोजना शुरू करने से भी 2 हफ्ते पहले। नैना ने टेबल के उस पार हाथ बढ़ाया। वो उतनी ही स्थिर थी जितनी वो इस पिछले साल के हर खुलासे में रही थी। तो फिर हम पता लगाते हैं कि वह कौन है, उसने कहा। उसी तरह जैसे हमने बाकी सब कुछ पता लगाया है, सतर्कता से, मिलकर। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन फरहान के वे आखिरी शब्द उसके दिमाग में लगातार घूम रहे थे, शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं सोचता था कि सिर्फ मैं ही हूं जो उसे सच में जानता है। यह कोई दूर से बोलने वाला दुश्मन नहीं था। यह कोई ऐसा था जो कभी रितिका के इतना करीब रहा हो कि उसे लगता था कि वह उसे दुनिया के किसी भी जिंदा इंसान से बेहतर जानता है, शायद नैना से भी ज्यादा करीब। और मीरा को एक धीमी, रेंगती हुई असहजता के साथ यह एहसास हुआ कि जिस परिवार को उसने 6 महीने लगाकर दोबारा जोड़ा था, वो शायद अब भी एक ऐसे रिश्ते को छुपा रहा था जिसे उसने अब तक ढूंढा ही नहीं था। सीजन 2, एपिसोड 3 समाप्त। कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा? जुड़े रहिए हमारे साथ। मीरा रितिका के अतीत से किसी ऐसे इंसान की तलाश करती है जो उसके इतने करीब रहा हो कि इस तरह की धमकी दे सके, और उसे एक ऐसा संबंध मिलता है जो ठीक उसकी आंखों के सामने छुपा हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो हमारे इस सफर में आगे भी साथ बने रहिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं। नमस्ते और स्वागत है आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम हमारी इस खास कहानी के एक और जज्बाती पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। रिश्तों के उतार चढ़ाव, प्यार की कशमकश और धोखे की चुभन। आज का एपिसोड आपको उन एहसासों के बीच ले जाएगा जहां हर फैसला मुश्किल है। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली है। बोरोड लाइफ, उधार की जिंदगी, सीजन 2 एपिसोड 4। आंखों के सामने छुपा सच। मीरा ने एक नई लिस्ट बनाई। यह उसकी इस उधार की जिंदगी के पहले हफ्ते वाली 11 नामों की लिस्ट जैसी नहीं थी। वे लोग जिन्हें रितिका ने चोट पहुंचाई थी और जिन्हें उसने बड़े अफसोस के साथ स्याही से कागज पर उतारा था। ये लिस्ट छोटी थी, अजीब थी, जो मातम के बीच सुने गए एक इकलौते वाक्य पर टिकी थी। कोई ऐसा जो उसे तब से जानता था जब वो एक टीनेजर किशोर थी। उसने नैना का नाम तुरंत काट दिया। उसका हिसाब मिल चुका था। वो अब ज्यादातर दिन उसके सामने बैठती थी, स्थिर और दोबारा जुड़े हुए भरोसे के साथ। उसने प्रियंका का नाम भी काट दिया, जिसका गुस्सा हमेशा एक बहन वाला रहा था। वो कभी इतनी दूर नहीं हो सकती थी कि वह एक अजनबी की तरह ये कहे कि उसने उसे एक ऐसी इंसान बनते देखा है जो पहचानने में नहीं आती। अब लिस्ट में लगभग कोई नहीं बचा था। मीरा धीरे धीरे समझ रही थी कि यही वो खालीपन था जिसका मतलब था कि उससे कोई बड़ी बात छूट रही है। अगले हफ्ते चाय पर उसने अपनी मां के सामने बहुत ही सहज बनकर यह सवाल उठाया। क्या कोई और भी था? मीरा ने पूछा। बचपन में, नैना के अलावा, जो मेरे बहुत करीब रहा हो? कोई ऐसा जो इस सब के होने से पहले ही हमसे दूर हो गया हो? उनकी मां के चेहरे के भाव बदले, एक उदास और उलझी हुई सी मुस्कान उनके चेहरे पर तैर गई। एक लड़का था, उन्होंने धीरे से कहा। खैर, जब तुम दोनों ने बात करना बंद किया, तब तक वो एक नौजवान बन चुका था। रेहान, जब तुम लोग बच्चे थे तो वो 2 घर छोड़कर रहा करता था।
सालों तक तुम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते थे, सच कहूं तो ज्यादातर भाई बहनों से भी ज्यादा करीब थे। और फिर जब तुम लगभग 20 साल की हुई, तुमने अचानक उसका जिक्र करना बंद कर दिया। मैंने कभी वजह नहीं पूछी। मैंने मान लिया कि यह उन बचपन की दोस्ती में से एक थी जो चुपचाप अपना समय पूरा होने पर खत्म हो जाती है। क्या आप जानती हैं कि वो अब कहाँ है? मीरा ने अपनी आवाज को बहुत सामान्य रखते हुए पूछा। उनकी मां ने धीरे से सिर हिलाया। मैंने सालों से उसका नाम नहीं सुना। मुझे लगता है कि तुम दोनों के दूर होने के कुछ ही समय बाद उसका परिवार शहर के दूसरे कोने में चला गया था। मुझे माफ करना बेटा, काश मैंने तब ध्यान दिया होता। मैंने इस पिछले साल में यह महसूस किया है कि तुम्हारी जिंदगी के बारे में ऐसी कितनी ही बातें थीं जिन पर मैंने कभी गौर ही नहीं किया। मीरा ने उन्हें धीरे से धन्यवाद कहा और उस नाम को दिमाग में दर्ज कर लिया। रेहान। उसे एक अजीब, रोंगटे खड़े कर देने वाला यकीन महसूस हो रहा था कि हफ्तों तक पूरी तरह गलत दिशा में खोजने के बाद आखिरकार कहानी का एक सही टुकड़ा अपनी जगह पर बैठ रहा था। रेहान। नैना ने धीरे से उस नाम को दोहराया। जब मीरा ने उस शाम उसके सामने ये नाम लिया, वो अपनी दोस्त की आंखों के पीछे कुछ उलझते हुए देख रही थी। मैंने सालों से उसके बारे में नहीं सोचा। तुम दोनों सचमुच कभी बहुत करीब थे। सच कहूं तो मेरे तुम्हें जानने से भी पहले तुम कभी कभी उसका जिक्र करती थी, उस शुरुआती लापरवाह अंदाज में, जैसे लोग उन बचपन के दोस्तों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में वे मान लेते हैं कि वे हमेशा बस वहीं रहेंगे। हमारे बीच क्या हुआ था? मीरा ने पूछा। क्या तुम जानती हो? नैना हिचकिचाई, साफ तौर पर अपनी यादों में कुछ टटोल रही थी। मैं सिर्फ टुकड़े जानती हूँ। मुझे याद है कि तुम एक बार इस बात को लेकर सचमुच बहुत परेशान थी। सालों पहले यह उन बेहद कम पलों में से एक था जब मैंने तुम्हें किसी दोस्ती के टूटने पर सचमुच कमजोर पड़ते देखा था, बजाय इसके कि तुम सिर्फ गुस्सा हो। तुमने कुछ ऐसा कहा था, वो मुझसे कुछ ऐसा चाहता था जो मैं उसे नहीं दे सकती थी, और जब मैंने मना कर दिया तो उसने तय कर लिया कि हमारी पूरी दोस्ती ही एक झूठ थी, एक रिश्ता। मीरा ने धीरे से कहा। वो दोस्ती से ज्यादा चाहता था। मेरा हमेशा से यही अनुमान था, नैना ने कहा। हालांकि तुमने कभी खुलकर इसकी पुष्टि नहीं की। उसके बाद जब भी उसका नाम आता, तुम बहुत शांत हो जाती थी, जो कि तुम्हें जानते हुए, ये देखते हुए कि तुम बाकी हर चीज पर कितना चिल्लाती और बोलती थी, मुझे हमेशा अपने आप में एक जवाब जैसा लगता था। नैना को उसे ढूंढने में 2 दिन से भी कम का समय लगा। सोशल मीडिया पर उसकी एक छोटी, आम सी प्रोफाइल थी। शहर के एक मध्यम आकार की आर्किटेक्चर फर्म, वास्तुकला कंपनी में नौकरी, एक ऐसी जिंदगी जो बाहर से देखने पर पूरी तरह साधारण थी और उस तूफान से बिल्कुल अलग थी जिसे मीरा पिछले 1 साल से सुलझा रही थी। मीरा ने एक सीधा सा मैसेज भेजा, बिना किसी स्पष्टीकरण के, बस, ये रितिका है। मैं जानती हूं कि बहुत लंबा समय हो गया है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मुझे तुमसे बात करनी है। जवाब 1 घंटे के भीतर आ गया, और उसके छोटेपन में कुछ ऐसा था जिसने मीरा की नब्ज को पढ़ने से पहले ही तेज कर दिया। मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुना। मैंने 100 बार तुमसे संपर्क करने के बारे में सोचा और हर बार खुद को रोक लिया। मैं नहीं जानता कि क्या मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूं, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इस बातचीत से हमेशा के लिए भाग भी सकता हूं। शनिवार को तुम्हारे माता पिता की गली के पास वाले पुराने पार्क में। तुम समझ जाओगी कि मैंने इसे क्यों चुना। मीरा ने किसी तरह उसे तुरंत पहचान लिया। भले ही उसके पास उसकी कोई याद नहीं थी, उसके खड़े होने के सलीके में एक पुरानी जान पहचान का रूप साफ दिख रहा था। वो अपने हाथ जेब में डाले उसे आते हुए देख रहा था, जैसे वो खुद को किसी ऐसे वार के लिए तैयार कर रहा हो जिससे वो सालों से डरता आया था। तुम बदली हुई लग रही हो, उसने वही शब्द दोहराए जो अर्जुन, नैना और कबीर सब पहले कह चुके थे। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, पर कुछ तो बदल गया है। लोग मुझसे यही कहते आ रहे हैं, मीरा ने कहा। अब मैं भी उन पर यकीन करने लगी हूं। वे एक बेंच पर बैठ गए जिसके बारे में मीरा बिना यादों के भी समझ पा रही थी कि वो उनके बीच के सालों के इतिहास को समेटे हुए थी। 2 बच्चे जो एक ही सड़क पर बड़े हुए थे, जिन्होंने मिलकर एक पूरा बचपन बनाया था, इससे पहले कि किसी चीज ने उसे इस तरह तोड़ दिया जिसे दोबारा जोड़ा न जा सके। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मीरा ने संभल कर कहा, और मुझे सच चाहिए। क्या तुमने मेरे एक्सीडेंट से कुछ हफ्ते पहले मेरी जांच करने के लिए किसी को काम पर रखा था? किसी ने ये सवाल पूछे थे कि क्या मुझे किसी चीज के लिए बेनकाब किया जा सकता है। क्या वो तुम थे? रेहान काफी देर तक शांत रहा, अपने सामने के खाली प्लेग्राउंड, खेल के मैदान को देखता रहा। और जब वो आखिरकार बोला, तो उसकी आवाज में एक ऐसे इंसान की थकी हुई भारीपन थी जो आखिरकार किसी ऐसी चीज को नीचे रख रहा हो जिसे उसने बहुत लंबे समय से अकेले धोया था। हाँ, उसने स्वीकार किया। वो मैं था।
मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि क्यों। उसने इससे पहले कि मीरा कुछ कहती अपनी बात जारी रखी। बहाने बनाने के लिए नहीं, बस समझने के लिए। हम बचपन में किसी भी इंसान से ज्यादा करीब थे, कुछ सालों तो परिवार से भी ज्यादा करीब। और फिर तुमने मुझसे कहा जब हम 20 साल के थे कि तुम वैसा महसूस नहीं करती जैसा मैं करता हूं, कि तुमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया और तुम्हें ये समझने के लिए थोड़ा स्पेस, दूरी चाहिए कि इस उम्मीद के बिना हमारी दोस्ती का आखिर मतलब ही क्या रह जाता है। मैं वो समझ गया था, उसने कहा। मुझे ठेस पहुंची थी पर मैं समझ गया था। जो मैं नहीं समझा वो ये था कि उसके बाद मैंने तुम्हें एक ऐसी इंसान बनते देखा जिसे मैं पहचान भी नहीं पा रहा था। प्रियंका के मंगेतर के बारे में वह झूठ। जैसे ही कोई तुम्हारे बहुत करीब आता तुम उसे अपनी जिंदगी से काटकर फेंक देती थी। मैं तुम्हारे उस रूप के वापस आने का इंतजार करता रहा जिसके साथ मैं बड़ा हुआ था, और इसके बजाय तुम हर साल और ज्यादा ठंडी और बेरहम होती चली गई, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम तक कैसे पहुंचूं। इसलिए मैंने किसी को काम पर रखा। उसने कबूल किया। तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं। मैंने उस वक्त खुद से कहा था कि अगर बाहर कोई सबूत है, उस सब का सबूत जो तुमने किया था, जिसे आखिरकार नैना ने देवराज के खिलाफ इस्तेमाल किया, तो शायद उसे सबके सामने लाने से वो धर्रा टूट जाए जिसमें तुम फंसी हुई थी। शायद तुम्हें भागने के बजाय आखिरकार उसका सामना करना पड़े, जैसा तुम हमेशा करती आई थी। सच कहूं तो मैंने खुद ही उस इन्वेस्टिगेटर, जांचकर्ता को मना कर दिया था। उसने धीरे से जोड़ा। फरहान को, अगर तुमने उसका पता लगा लिया है। मैं उसे कोई बड़ी रकम देने से पहले ही डरकर पीछे हट गया था। मैंने खुद से कहा कि मुझे तुम्हारी जिंदगी पर इस तरह दबाव बनाने का कोई हक नहीं है। उसके 2 हफ्ते बाद तुम गिर गईं, और मैंने उसके बाद से हर दिन यही सोचते हुए बिताया है कि कहीं मेरी वो हिचकिचाहट ही तो इकलौती वजह नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार हूं। मीरा ने काफी देर तक उसे देखा। वह आखिरकार उस मातम के पूरे रूप को समझ रही थी जिसका फरहान ने दूसरी जुबानी जिक्र किया था। ये क्रूरता से पैदा हुई कोई धमकी नहीं थी, बल्कि एक पुराने, अनसुलझे प्यार का हिस्सा थी जो धीरे धीरे एक हताश और भटके हुए रूप में बदल गया था, पर आज भी उस सब के नीचे एक सच्चे अपनेपन से जुड़ा हुआ था। तुम मेरे गिरने की वजह नहीं थे, मीरा ने शालीनता से कहा। मैं ये बात अब इस पूरे साल में मिली किसी भी चीज से ज्यादा यकीन के साथ जानती हूं। तुमने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, रेहान। तुम बस एक और ऐसे इंसान थे जो मेरे एक ऐसे रूप से प्यार करता था जो पहले ही गायब हो चुका था, और तुम बस उसी रास्ते पर वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे जो रास्ता तुम्हें पता था। रेहान की आंखें भर आईं जब उसने आखिरकार उसकी तरफ देखा। क्या वो पूरी तरह जा चुकी है, वो लड़की जिसके साथ मैं बड़ा हुआ था? मीरा ने इस सवाल पर बहुत गहराई से विचार किया। उसने उस सब के बारे में सोचा जो उसने इस पिछले साल में दोबारा खड़ा किया था, परिवार के सुधरे हुए रिश्ते, जिन हिसाब किताब का सामना उसने किया था, वह शांत और स्थिर सुकून जो उसने कबीर के साथ पाया था, और खुद का वह रूप जिसे उसने किसी और की जिंदगी के मलबे से एक एक टुकड़ा करके चुना था। मुझे नहीं लगता कि वह जा चुकी है, मीरा ने ईमानदारी से कहा। मुझे लगता है कि वह आखिरकार एक ऐसी इंसान बन रही है जिसे जानना एक बार फिर मायने रखता है। मैं ये पता लगाने का एक मौका चाहूंगी कि क्या तुम भी उसे जानना चाहोगे, इस बार धीरे धीरे। कोई पुरानी उम्मीदें नहीं, बस जो कोई भी हम अब एक दूसरे के लिए साबित होते हैं। रेहान ने धीरे से सिर हिलाया। मीरा के आकर बैठने के बाद पहली बार उसके चेहरे पर एक सतर्क सी उम्मीद दिखाई दी। मैं ये चाहूंगा, उसने कहा। मुझे लगता है कि मैं बहुत लंबे समय से इस इंतजार में था कि कोई मुझे महज खामोशी देने के बजाय यह मौका दे। जब मीरा उस शाम पार्क से वापस लौट रही थी, तो वह खुद को एक बार फिर यही सोचते हुए पाई कि इस पिछले साल में कितने ही लोग बिल्कुल वैसे ही निकले जैसे वे असल में थे। कोई मॉन्स्टर, दानव नहीं, कोई परछाइयों में बैठकर साजिश रचने वाले विलेन नहीं, बल्कि अपने पुराने मातम और पुराने प्यार को इंसानों के उसी अजीब, अनाड़ी रूप में धोने वाले आम लोग। कोई मर्डर का जाल नहीं था, अंधेरे से डोर खींचने वाला कोई छुपा हुआ खलनायक नहीं था। बस एक दशक से लोग एक दूसरे को छोटे, समझ आने वाले तरीकों से नाकाम करते आ रहे थे, और अब उन सभी को दोबारा कोशिश करने का एक मौका मिल रहा था। उसने मेहर के बारे में सोचा, जो अभी भी अपना खुद का नाम वापस पाना सीख रही थी। उसने कबीर के बारे में सोचा, जो घर पर बिना किसी दबाव के डिनर के साथ उसका इंतजार कर रहा था। उसने उस औरत के बारे में सोचा जो वो खुद एक बिल्कुल अलग जिंदगी में हुआ करती थी, जिसे कभी ऐसा मौका नहीं मिला था। शायद इतना ही काफी है, वो उस शांत सड़क से फुसफुसाई। शायद ये रहस्य कभी उतना उलझा हुआ था ही नहीं जितना मैंने इसे बना दिया था। शायद ये बस इतना ही था कि हर कोई आखिरकार सच बोल रहा था। सीजन 2, एपिसोड 4 समाप्त। कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा? जुड़े रहिए हमारे साथ।
मीरा उस पेमेंट भुगतान के सच के साथ मेहर के पास वापस लौटती है और उसे ये तय करने में मदद करनी होगी कि एक बार जब वो उस नाम को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए जिसे उसने उधार लिया था, तो वो किस तरह की जिंदगी बनाना चाहती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो हमारे इस सफर में आगे भी साथ बने रहिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं। स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। बोरोड लाइफ, उधार की जिंदगी, सीजन 2 एपिसोड 5। एक नया नाम चुनना। रविवार के दिन मीरा गेट के पीछे बने उस घर में वापस लौटी। वही सौम्य स्वभाव वाली केयरटेकर इस बार उसे दरवाजे पर मिली, जिसके चेहरे पर इस बार राहत के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, सुनीता ने कहा। तुम्हारी पिछली मुलाकात के बाद से हर दिन। मुझे लगता है कि वो बस ये देखना चाहती थी कि तुम सचमुच वापस आती हो या नहीं। मीरा ने मेहर को उसी कमरे में खिड़की के पास पाया। हालांकि पिछली बातचीत के बाद से उसके बैठने के अंदाज में एक बारीक सा बदलाव आया था। वह अब एक ऐसी औरत जैसी नहीं लग रही थी जो खुद में सिमटी हो, बल्कि एक ऐसे इंसान जैसी दिख रही थी जो उस जगह की सीमाओं को परख रहा हो जिसे लेने से वो अब तक डरती आई थी। मुझे उस पेमेंट भुगतान के बारे में पता चल गया, मीरा ने बहुत शालीनता से उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। यह वैसा कुछ नहीं था जिससे हम दोनों डर रहे थे। उन्होंने सिर्फ ये जांचने के लिए एक इन्वेस्टिगेटर को काम पर रखा था कि क्या मैं उनके किए का कोई सबूत दे सकती हूँ। कोई हिंसक बात नहीं थी, बस उनका वो वहम पैरानोया था जिसे कागजी काम की तरह फाइल में दबा दिया गया था। मेहर ने एक लंबी सांस छोड़ी, उसके कंधों का तनाव कम हो गया। मैंने पूरा 1 साल उनके हर किए का बदतर मतलब निकालने में बिता दिया। ये जानना कितना अजीब और लगभग निराशाजनक है कि कहानी का एक टुकड़ा उससे कहीं छोटा निकला जितना मैंने अपने दिमाग में बड़ा बना लिया था। मुझे उस इंसान का भी पता चल गया जिसने तुम्हारे अंकल से पहले एक इन्वेस्टिगेटर को काम पर रखा था। मीरा ने अपनी बात जारी रखी। मेरे अतीत का कोई इंसान, उसका तुमसे या उनसे कोई संबंध नहीं था। बस एक पुराना उलझा हुआ मातम था जिसका हम दोनों से कोई लेना देना नहीं था। मेहर ने धीरे से सिर हिलाया, इस बात को समझा, और एक पल के लिए दोनों बस एक सहज खामोशी में साथ बैठी रहीं। 2 औरतें जिन्होंने साल का एक बड़ा हिस्सा उन धमकियों को सुझाने में बिताया था जो आखिरकार दोनों के खौफ से कहीं ज्यादा छोटी, उदास और इंसानी साबित हुई थी। मैं उस बात के बारे में सोच रही हूं जो तुमने कही थी, मेहर ने आखिरकार कहा। उससे पहले मैं जो थी उस पर वापस लौटने की कोशिश करने के बजाय किसी नए रूप को चुनने के बारे में। मुझे लगता है कि मैं अब सचमुच कोशिश करने के लिए तैयार हूं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करूं। मैं तो अब ये भी नहीं जानती कि मेरी अपनी लिखावट कैसी दिखती है, बिना इस कोशिश के कि वो उनकी उम्मीदों पर खरी उतरे। मीरा ने आगे बढ़कर शालीनता से उसका हाथ थाम लिया। जब मैं इस शरीर में जागी थी तो मैं भी यह नहीं जानती थी। मैंने छोटी शुरुआत की। मैंने खुद को बिना किसी से इजाजत मांगे चीजों को पसंद करने की छूट दी। रेडियो पर कोई गाना, कोई रंग जो मैं पहनना चाहती थी, या कोई दोपहर जो मैं जैसे बिताना चाहती थी। ये सुनने में बहुत मामूली लगता है, पर यह था नहीं। हर छोटा फैसला इस बात का सबूत था कि मेरे भीतर अब भी कोई ऐसा है जिसे सुना जाना चाहिए। वो पहली चीज क्या है जिसे तुम चुनने जा रही हो? मीरा ने पूछा, अब जब तुम्हें उनके बनाए तुम्हारे रूप का जवाब नहीं देना है। मेहर काफी देर तक शांत रही, उस बगीचे को देखती रही जिसे वो महीनों से बिना सचमुच देखे बस निहार रही थी। मेरा नाम, उसने आखिरकार कहा। उनसे पहले, इससे पहले कि मैं इसे गायब होने देती, मेरा नाम मेहर था। इसका मतलब होता है दया या मेहरबानी। मेरी माँ ने इसे इसलिए चुना था क्योंकि उनका कहना था कि जितने भी बच्चों को वो जानती थी उनमें मैं सबसे धीमे रोती थी। जैसे सिर्फ कुछ ही दिनों की उम्र में मैं शालीनता के बारे में कुछ ऐसा समझती थी जिसे बाकी दुनिया भूल चुकी थी। एक छोटी नाजुक सी मुस्कान उसके चेहरे पर तैर गई, पहली मुस्कान जो मीरा ने उसके चेहरे पर देखी थी। मैं उसे वापस चाहती हूँ। मैं दोबारा मेहर बनना चाहती हूँ। इसलिए नहीं कि यह कुछ ठीक कर देता है, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि यह मेरा है। तो फिर चलो शुरुआत यहीं से करते हैं, मीरा ने कहा। कानूनी रूप से, सार्वजनिक रूप से, जैसे भी तुम्हें इसकी जरूरत हो। मैं हर उस कागजी कार्रवाई को हटाने में तुम्हारी मदद करूंगी जिसने तुम्हें उनके बनाए जाल में बांध रखा है। और जब तुम तैयार हो जाओगी, बिना किसी दबाव, बिना किसी समय सीमा के, मैं सचमुच तुम्हें जानना चाहूंगी। इस रूप में नहीं कि वो हम दोनों के साथ उनके किए का कोई हिस्सा हो, बल्कि सिर्फ तुम्हारे अपने रूप में। मेहर की आंखें दोबारा भर आईं।
पर इस बार आंसुओं के नीचे कुछ हल्कापन सा महसूस हो रहा था। मैं ये बहुत पसंद करूंगी, उसने कहा। मुझे नहीं याद कि आखिरी बार मेरा कोई सच्चा दोस्त कब था। आखिरकार उन्होंने ये भी तय कर दिया था कि ऐसा ही हो। उस शाम शहर वापस गाड़ी चलाते हुए मीरा खुद को इस पिछले साल की अजीब परतों वाली समानता के बारे में सोचते हुए पाए, कैसे उसने महीनों एक ऐसे शरीर के अंदर जीने लायक इंसान बनना सीखा जो असल में उसका नहीं था, सिर्फ इसलिए ताकि वह अपने परिवार के दायरे से ठीक बाहर एक और औरत को बिल्कुल उसी दर्दनाक और जरूरी काम को करते हुए ढूंढ सके, जो पूरी तरह से एक अलग तरीके से उसी मर्द की क्रूरता से आकार ले रही थी। उसने उस विरासत के बारे में सोचा जो अब भी एक वकील की फाइलों में अछूती पड़ी थी, वो जमीन जायदाद, वे इन्वेस्टमेंट्स, उन कंपनियों में पूरा मालिकाना हक जिसके होने की उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसने हफ्तों पहले ही इस बारे में अपना फैसला कर लिया था, हालांकि उसने अभी तक किसी से यह बात जोर से नहीं कही थी। अगली सुबह उसने मिसेज कपूर को फोन किया। मैं इस विरासत को ठुकराना चाहती हूँ, मीरा ने कहा। इस पूरे हिस्से को, मुझे उनके पैसे, उनकी संपत्तियां, उनकी कंपनियां नहीं चाहिए। मुझे उस वसीयत से सिर्फ एक ही चीज चाहिए। और वह क्या है? मिसेज कपूर ने पूछा। मीरा से मिलने के बाद पहली बार उनकी आवाज में एक सच्ची उत्सुकता साफ झलक रही थी। मैं चाहती हूं कि मेहर को हर उस कानूनी दस्तावेज से आजाद किया जाए जिसका इस्तेमाल उन्होंने उसे अपने काबू में रखने के लिए किया था, मीरा ने कहा। पूरी आजादी, हर अकाउंट, हर पहचान पत्र, हर उस दस्तावेज पर उसका अपना नाम वापस बहाल किया जाए जहां उन्होंने उसके बजाय अपने दस्तखत किए थे। मैं सिर्फ यही इकलौती शर्त स्वीकार करूंगी, बाकी सब कुछ कानून के मुताबिक मेरे बिना जैसे भी बांटना हो बांट दिया जाए। मिसेज कपूर थोड़ी देर के लिए खामोश रही। ये, मिस मल्होत्रा, यह एक बहुत बड़ी दौलत है जिससे आप मुंह मोड़ रही है। ये कभी सचमुच मेरी थी ही नहीं, मीरा ने सादगी से कहा। यह उनके जाने के बाद भी किसी चीज को अपने काबू में रखने की उनकी आखिरी कोशिश थी। मुझे उनकी इस विरासत को संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी सिर्फ इसे खत्म करने में है। उस शाम मीरा ने डिनर पर कबीर को इस फैसले के बारे में बताया। उसे थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि वह इस पर सवाल उठा सकता है। आखिरकार यह इतने पैसे थे जितने शायद दोनों में से कोई अपनी पूरी जिंदगी में दोबारा न देख पाता। इसके बजाय उसने बस टेबल के उस पार हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया। ये तुम्हारे अब तक के रूपों में सबसे ज्यादा तुम्हारे जैसा फैसला है, उसने कहा। पहले वाली रितिका जैसा नहीं, और बिल्कुल वैसा भी नहीं जैसा रूप तुम एक्सीडेंट के बाद से बना रही हो, बल्कि सिर्फ तुम एक फैसला ले रही हो क्योंकि यह सही है, बिना बदले में कुछ भी चाहे। मीरा मुस्कुराई। बहुत लंबे समय के बाद पहली बार हर चीज को पूरी तरह अपनी जगह पर ठहरते हुए महसूस कर रही थी। शायद यही पूरी बात है, उसने कहा। शायद मुझे बिल्कुल किसी के जैसा नहीं बनना है। शायद मुझे बस एक एक करके फैसले लेते जाना है, जब तक कि फैसले लेना ही मेरा अपना वजूद न बन जाए। 3 हफ्ते बाद मीरा को एक अनजान नंबर से बिना किसी भूमिका के एक टेक्स्ट मैसेज मिला, जिसे उसने बहुत सादगी से मेहर नाम से सेव कर लिया था। मैंने आज अपने नए पहचान पत्र पर दस्तखत किए। सालों में पहली बार अपनी खुद की लिखावट में अपना खुद का नाम। मैं उसके बाद पार्किंग लॉट में बैठकर 20 मिनट तक रोती रही, पर वो एक अच्छे वाले आंसू थे। मुझे ये याद रखने का मौका देने के लिए शुक्रिया कि उनके ये तय करने से पहले कि मुझे क्या बनना है, मैं असल में कौन थी। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इस कर्ज को पूरी तरह चुका पाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि तुम चाहोगी कि मैं ऐसी कोशिश भी करूं। मीरा ने उस मैसेज को 2 बार पढ़ा, फिर एक सादा सा जवाब टाइप किया, एक ऐसे अंत के अजीब और खूबसूरत भारीपन को महसूस करते हुए जो किसी तरह आखिरकार एक शुरुआत के बेहद करीब बन चुका था। तुम्हारा मुझ पर कोई कर्ज नहीं है, बस खुद को चुनना जारी रखना। यही इकलौती भरपाई है जिसकी हम दोनों को जरूरत है। उसने फोन नीचे रख दिया और अपार्टमेंट में चारों तरफ देखा। उसका अपार्टमेंट, उसकी जिंदगी, जो तकनीकी रूप से अब भी उधार की ही थी, पर हर उस मायने में उसकी अपनी हो चुकी थी जो अब सचमुच मायने रखता था, और उसने पूरी तरह से और बिना किसी झिझक के खुद को सुकून जैसी किसी चीज को महसूस करने की इजाजत दी। सीजन 2, एपिसोड 5 समाप्त। ये सीजन 2 के देवराज की विरासत, देवराजस लेगेसी के हिस्से को यहीं समाप्त करता है। विरासत, पहचान और खुद को वापस पाने के इस सफर में मीरा और मेहर की आपस में जुड़ी जिंदगियों का साथ देने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड मीरा और कबीर के जीवन के अगले अध्याय को दिखाएंगे, जिसमें एक ऐसा प्रपोजल, विवाह का प्रस्ताव शामिल होगा जिसकी उम्मीद दोनों में से किसी ने नहीं की थी, और रितिका के अतीत से एक आखिरी मेहमान का आना होगा जो एक ऐसी खबर लेकर पहुंचता है जो मीरा के अपने पुनर्जन्म के बारे में उसके हर अनुमान को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो हमारे इस सफर में आगे भी साथ बने रहिएगा।
वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं। नमस्ते और स्वागत है आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम हमारी इस खास कहानी के एक और जज्बाती पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। रिश्तों के उतार चढ़ाव, प्यार की कश्मकश और धोखे की चुभन। आज का एपिसोड आपको उन एहसासों के बीच ले जाएगा जहां हर फैसला मुश्किल है। अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली है। एपिसोड 6, वो मेहमान जिसे सब याद है। कबीर ने मंगलवार के दिन शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसके बारे में उसने बाद में स्वीकार किया कि यह पूरी तरह से अनियोजित था। न तो मिठाई में कोई अंगूठी छिपाई गई थी और न ही हफ्तों से कोई लंबा चौड़ा भाषण तैयार किया गया था। बस वे दोनों उसी बालकनी पर खड़े थे जहां कभी रितिका ने अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश की थी। वे एक एक करके जलती शहर की बत्तियों को देख रहे थे। तभी कबीर उसकी तरफ मुड़ा और सादगी से कहा, मैं हमारे उस पुराने रूप का इंतजार नहीं करना चाहता जो पहले कभी हुआ करता था। मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मुझसे शादी कर लो, इसलिए नहीं कि हमारी पहले सगाई हुई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं आज तुम्हें चुन रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसी तुम हो। मीरा ने हाँ कहने से पहले रो पड़ी और बाद में वह लोगों से कहती कि उसके दोनों जन्मों में ये पहली बार था जब कोई फैसला पूरी तरह से बिना किसी उलझन के अच्छा लगा था। न तो कोई ग्लानि थी, न ही कोई पुराना कर्ज चुकाना था, बस अपने आप में एक शुद्ध खुशी थी। 2 हफ्ते बाद पूरा परिवार जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुआ। यह वही घर था जहां कभी देवराज के साथ तीखी बहस हुई थी, लेकिन आज वो घर असली हंसी और हल्के फुल्के माहौल से गूंज रहा था। प्रियंका ने तो 1 घंटे के भीतर ही खुद को अनौपचारिक वेडिंग प्लानर घोषित कर दिया था। उसकी मां 2 बार रोई, एक बार खुशी से और एक बार चुपके से उस दशक के लिए फिर से माफी मांगते हुए जिसे मीरा ने कब का भुला दिया था। नैना ने एक ऐसा टोस्ट उठाया, बधाई दी, जिसने पूरे कमरे को एक साथ हंसाया भी और सबकी आंखें भी नम कर दी। अर्जुन वाइन की एक ऐसी बोतल लेकर आया था जिसके बारे में मीरा को बाद में पता चला कि उसकी कीमत उसकी सोच से कहीं ज्यादा थी। यहां तक कि रेहान भी आया था। वो थोड़ा अलग खड़ा था लेकिन वहां मौजूद था। वो मीरा को एक ऐसे इंसान के शांत और थके हुए भाव से देख रहा था जो धीरे धीरे उसे उस पुराने प्यार के बजाय एक अलग रूप में चाहने की आदत डाल रहा था। जश्न के बीच हाथ में शैंपेन का ग्लास लिए मीरा ने दरवाजे के पास एक महिला को खड़े देखा। वह अजनबी थी, उम्रदराज थी और कमरे को एक ऐसे भाव से देख रही थी जो किसी जश्न के माहौल से मेल नहीं खाता था। माफ कीजिएगा, मीरा ने सावधानी से पास जाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हम पहले कभी मिले हैं। क्या आप परिवार की दोस्त हैं? उस महिला ने जवाब देने से पहले काफी देर तक उसे देखा। उसकी आंखों में एक सतर्क और खोजी सी चमक थी। तुमने मुझे नहीं पहचाना, उसने कहा। शायद ये स्वाभाविक भी है। तुम्हारी दुर्घटना के बारे में मैंने जो कुछ भी सुना है उसे देखते हुए मुझे खेद है, मीरा ने कहा। मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। आप कौन हैं? उस महिला के चेहरे के भाव बदल गए। दुख और दृढ़ संकल्प के बीच का कोई भाव वहां ठहर गया। मेरा नाम कविता है, उसने कहा। मैं तुम्हारी डॉक्टर थी। 10 साल पहले जब तुम्हारे परिवार ने तुम्हारे अंकल के बारे में बताने के बाद तुम्हारी मानसिक जांच करवाई थी। मीरा का दिल बैठ गया। आसपास का जश्न अचानक बहुत दूर और बेगाना लगने लगा। वो मानसिक मूल्यांकन, साइकेट्रिक इवैल्यूएशन, उसने धीरे से कहा। आप वही डॉक्टर हैं जिस पर अपनी रिपोर्ट के शब्दों को एक खास तरीके से लिखने का दबाव डाला गया था। कविता ने बात पूरी की। उसकी आवाज में एक भारीपन और अपराध बोध था। हाँ, मैं वही रिटायर्ड साइकेट्रिस्ट हूं जिससे तुम्हारी दोस्त नैना ने महीनों पहले फोन पर बात की थी। मैं उस दिन के बाद से रोज उस फोन कॉल के बारे में सोच रही हूं। मैंने उसे अधूरा सच बताया था क्योंकि मैं डरी हुई थी, अपने लाइसेंस को लेकर, अपनी साख को लेकर और आखिरकार यह मानने से कि मैंने उस युवा लड़की के साथ क्या किया था जिसने मुझसे सच कहा था और जिसे किसी के भरोसे की जरूरत थी। कविता ने अपनी बात जारी रखी। मैं आज रात यहाँ इसलिए आई क्योंकि मुझे एक परिचित के जरिए तुम्हारी सगाई के बारे में पता चला और मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें एक नया जीवन तब तक शुरू नहीं करने दे सकती जब तक मैं तुम्हें पूरा सच न बता दूं। वो अधूरा सच नहीं जो मैंने तुम्हारी दोस्त को एक जल्दबाजी में की गई फोन कॉल पर दिया था, बल्कि पूरा सच। मीरा उसे जश्न से दूर रसोई के शांत कोने में ले गई। बगल के कमरे से हंसी की आवाजें आ रही थीं, लेकिन मीरा के भीतर वही पुराना डर फिर से सिर उठाने लगा था। मुझे बताइए, मीरा ने कहा। जब तुम 19 साल की उम्र में मेरे पास आए थी, कविता ने कहा, तो मैंने तुरंत तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया था। एक एक शब्द पर। मैंने अपने करियर में इतने युवाओं की जांच की है कि मैं असली आघात, ट्रॉमा को पहचान सकती हूँ। और जो कुछ तुमने बताया था, तुम्हारे अंकल ने जो किया था,
मुझे उसमें कोई शक नहीं था कि वो सच था। मैंने एक शुरुआती रिपोर्ट लिखी थी जिसमें बिल्कुल यही दर्शाया गया था। पूरी विश्वसनीयता, मानसिक अस्थिरता का कोई संकेत नहीं। तुम्हारे अंकल 2 दिन बाद मुझसे मिलने आए, उसने अपनी आवाज को कड़ा करते हुए आगे कहा। धमकाते हुए नहीं, सीधे तौर पर नहीं, बस उसी प्रभावकारी अंदाज में जैसे ताकतवर और सतर्क पुरुष अक्सर होते हैं। उन्होंने पारिवारिक प्रतिष्ठा के बारे में बात की, इस बारे में बात की कि ये स्थितियां शामिल सभी लोगों के लिए कितनी कठिन हो सकती है, और अगर मेरी रिपोर्ट निश्चितता के बजाय अनिश्चितता की गुंजाइश छोड़ दे तो चीजें कितनी आसान हो सकती है। उन्होंने उसी हफ्ते अस्पताल के रिसर्च फंड में एक बड़ा डोनेशन, दान दिया। मैंने खुद से कहा कि इन दोनों बातों का आपस में कोई संबंध नहीं है। मैंने 10 साल ये जानते हुए बिताए हैं कि वह एक झूठ था जो मैंने खुद से बोला था ताकि उस पैसे को स्वीकार करना आसान हो सके। मैंने रिपोर्ट दोबारा लिखी, कविता ने स्वीकार किया। आखिरकार उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसमें भावनात्मक संकट में बढ़ा चढ़ाकर कहने की संभावना जैसे शब्द जोड़ दिए। कुछ भी सीधे तौर पर झूठा नहीं था, बस घुमावदार शब्द थे, वो शब्द जो उस इंसान को छोड़कर बाकी सबको बचाते हैं जिसके बारे में वो रिपोर्ट होती है। मैंने खुद से कहा कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने बस संदेह के लिए जगह छोड़ी थी। उस समय ये बात बहुत छोटी लगी थी, अब ये छोटी नहीं लगती। मीरा चुपचाप बैठी रही, उसके भीतर गुस्से और उस थका देने वाली समझ का वही पुराना जाना पहचाना मिश्रण उमड़ रहा था जिसने पिछले 1 साल के अधिकांश हिस्से को घेरा हुआ था। एक और इंसान जिसने जरूरत के वक्त उसे धोखा दिया था, क्रूरता की वजह से नहीं, बल्कि डर और अपनी सुविधा के लिए। आप मुझे ये सब अब क्यों बता रही है? मीरा ने शांति से पूछा। इतने समय बाद, क्योंकि मैं पिछले साल रिटायर हो गई, कविता ने कहा, और मैंने वह समय अपने करियर के दौरान दबाव में लिए गए फैसलों का प्रायश्चित करने में बिताया है। तुम्हारा मामला मुझ पर किसी भी दूसरे मामले से ज्यादा भारी रहा है। मैंने 3 हफ्ते पहले मेडिकल बोर्ड के पास एक औपचारिक सुधार, फॉर्मल करेक्शन, दर्ज कराया है, तुम्हारे मूल मूल्यांकन में एक आधिकारिक संशोधन, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मेरा शुरुआती आकलन, जो तुम्हारी पूरी विश्वसनीयता को दर्शाता था, वही सही था। अब ये तुम्हारे स्थायी रिकॉर्ड का हिस्सा है। अगर तुम्हें कभी भी कानूनी या किसी और वजह से इसकी जरूरत पड़े तो ये लिखित रूप में, अकाट्य रूप से मौजूद है। मीरा को अपने सीने में कुछ हल्का होता हुआ महसूस हुआ। 1 दशक पुराना घाव आखिरकार पूरी तरह से भर गया था, जैसा देवराज के साथ आमने सामने की बहस से भी नहीं हो पाया था। धन्यवाद, मीरा ने धीरे से कहा। मैं सच कह रही हूँ, आज रात यहाँ आने और यह सब कहने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत थी। कविता ने अपनी आंखें पोंछते हुए सिर हिलाया। मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी, मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी इसे कमाया है। मैं बस इतना चाहती थी कि तुम्हें पता चले कि सच आखिरकार पूरी तरह से रिकॉर्ड पर आ चुका है। अब तुम इसका क्या करती हो, ये पूरी तरह से तुम्हारा फैसला है। मीरा कुछ मिनटों बाद जश्न में वापस लौट आई। कबीर कमरे के दूसरी तरफ से उसे शांत चिंता के साथ देख रहा था। वो उसके पास गई, उसका हाथ थामा, और बस इतना कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगी। अभी मैं बस यही तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, किसी अच्छी चीज का जश्न मनाते हुए। बाद में उस रात जब मेहमान चले गए और घर में एक सुकून भरी खामोशी छा गई, मीरा एक बार फिर बालकनी पर खड़ी हुई। वह अपनी इस दूसरी जिंदगी के अजीब और घुमावदार रास्ते के बारे में सोच रही थी। यह कोई एक झटके में मिलने वाला समाधान नहीं था, बल्कि लोगों द्वारा धीरे धीरे सच कबूल करने का एक सिलसिला था, जहां हर एक इकरारनामे ने 1 दशक की सावधानीपूर्वक रखी गई खामोशी की एक परत को हटा दिया था। उसने मेहर के बारे में सोचा, जो फिर से अपने नाम को अपनाना सीख रही थी। उसने रेहान के बारे में सोचा, जो आखिरकार पुरानी, बेमानी उम्मीदों से आजाद हो चुका था। उसने कविता के बारे में सोचा, जो बिना बुलाए एक पार्टी में चली आई थी क्योंकि उसके अपराधबोध ने आखिरकार उसके डर को हरा दिया था। और उसने अपनी उंगली की अंगूठी के बारे में सोचा, जो अब नई थी, जिसे आजादी से चुना गया था, जिस पर किसी और की उम्मीदों का कोई बोझ नहीं था। और उसने उस अनजान बिस्तर पर आंखें खोलने के बाद पहली बार महसूस किया कि इस उधार की जिंदगी का रूप अब पूरी तरह से उसका अपना हो चुका था। मैं पहले जो कोई भी रही हूं, उसने नीचे शांत शहर को देखते हुए बुदबुदाया, मुझे लगता है कि मैं आखिरकार उस रूप को पसंद करने लगी हूं जो मैं अब बन चुकी हूं। एपिसोड 6 समाप्त। सीजन 2 कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा? जुड़े रहिए हमारे साथ। जैसे ही शादी की तैयारियां शुरू होती हैं, एक अप्रत्याशित उलझन सामने आती है जब देवराज के पुराने बिजनेस पार्टनर्स फिर से सामने आते हैं और मीरा द्वारा विरासत को ठुकराने के फैसले की वैधता पर सवाल उठाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो हमारे इस सफर में आगे भी साथ बने रहिएगा।
वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं। स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। एपिसोड 7, जो उसने छोड़ दिया। पत्र कानूनी लेटरहेड पर आया था। शादी की तैयारियों के 3 हफ्ते बीत चुके थे और मीरा ने इसे मिसेज कपूर के दफ्तर से आया कोई और नियमित दस्तावेज समझकर लगभग नजरअंदाज ही कर दिया था। तभी उसकी नजर सबसे ऊपर छपे एक अपरिचित लॉ फर्म के नाम पर पड़ी। सुंदरम होल्डिंग्स और उससे जुड़े सहयोगियों की ओर से ये पत्र देवराज मल्होत्रा की संपत्ति के निपटारे को चुनौती देने के औपचारिक इरादे का नोटिस है, विशेष रूप से 3 संयुक्त स्वामित्व वाली कंपनियों में लाभार्थी द्वारा नियंत्रण अधिकारों को अस्वीकार करने के संबंध में। हमारे क्लाइंट्स का तर्क है कि इस तरह का अस्वीकरण, जिसे वे संदेहास्पद परिस्थितियों में किया गया मानते हैं, पिछले साझेदारी समझौतों का उल्लंघन हो सकता है जिसके तहत लाभार्थी का अनुपालन आवश्यक था। मीरा ने इसे 2 बार पढ़ा और वह धीरे धीरे समझ गई कि देवराज की दौलत से दूर जाकर उसने जो भी शांति पाई थी, कोई और शायद उसके उस दौलत को अपने पास रखने की उम्मीद लगाए बैठा था। सुंदरम होल्डिंग्स, मिसेज कपूर ने उस दोपहर मीरा के उनके दफ्तर पहुंचने पर समझाया, तुम्हारे अंकल की 3 बड़ी कंपनियों में से 2 में उनकी मुख्य बिजनेस पार्टनर थी। उनका तर्क है कि वसीयत का ढांचा, विशेष रूप से तुम्हें मुख्य लाभार्थी के रूप में नामित करना, निरंतरता की एक ऐसी बाध्यकारी उम्मीद पैदा करता है जिसका तुम्हारे अस्वीकार करने से अब उल्लंघन हुआ है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। ये तो जबरदस्ती खींची गई बात लगती है, नैना ने मीरा के बगल में बैठते हुए हाथ समेटकर कहा। ये जबरदस्ती की ही बात है, मिसेज कपूर ने सहमति जताई। लेकिन पर्याप्त पैसे के दम पर खड़ी की गई ऐसी बातें भी काफी मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। मेरा अनुमान है कि वे उम्मीद कर रहे हैं कि तुम उस पैसे के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बजाय चुपचाप समझौता कर लोगी, जिसे तुम पहले ही कह चुकी हो कि तुम्हें नहीं चाहिए। मीरा ने एक जाना पहचाना, थका देने वाला गुस्सा उभरते हुए महसूस किया, खुद आरोप पर नहीं, बल्कि इस बात पर कि मरने के बाद भी देवराज की दुनिया उसकी जिंदगी में बिना बुलाए दखल देने के नए तरीके ढूंढ रही थी। अगर मैं समझौता करने से मना कर दूं तो क्या होगा? मीरा ने पूछा। अगर मैं उन्हें अदालत में इसे चुनौती देने का मौका दूं तो? मिसेज कपूर ने इस पर गंभीरता से विचार किया। इसमें महीनों लग सकते हैं, शायद उससे भी ज्यादा। ये सार्वजनिक होगा, कम से कम व्यापारिक हलकों में, और अगर मीडिया का ध्यान इस पर गया तो उससे भी आगे। लेकिन अगर तुम्हारा मूल अस्वीकरण, डिक्लिनेशन, ठीक से फाइल किया गया था, जो कि था, तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास तुम्हें मजबूर करने का कोई ठोस कानूनी आधार है। मुझे लगता है कि यह काफी हद तक डराने का एक प्रयास है, इस उम्मीद में कि तुम इस झंझट से बचने के लिए लड़ने के बजाय झुक जाओगी। तो फिर उन्हें कोशिश करने दीजिए, मीरा ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज में एक स्थिर और दृढ़ निश्चय झलक रहा था। मैंने ये पूरा साल उन लोगों की धमकियां सहते हुए बिताया है जिन्होंने यह मान लिया था कि मैं सच का सामना करने के बजाय दबाव में टूट जाऊंगी। अब मैं ऐसा और नहीं करने वाली। अर्जुन के पास, जैसा कि उम्मीद थी, ये सुनते ही अपनी राय थी। मैं सुंदरम को जानता हूं, उसने उस हफ्ते बाद में कॉफी पीते हुए कहा, उसी टेबल पर जहां महीनों पहले उनके अपने रिश्ते सुधरने की शुरुआत हुई थी। बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन उनकी साख जानने भर के लिए काफी है। वे आमतौर पर लड़ने वाले लोग नहीं हैं, वे बातचीत, नेगोशिएटर करने वाले हैं। अगर वे सिर्फ बात करने के लिए फोन करने के बजाय औपचारिक कानूनी नोटिस भेज रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वे ये परख रहे हैं कि उन्हें वास्तव में कितने विरोध का सामना करना पड़ेगा। यानी, मीरा ने कहा, यानी अगर तुम पूरी ताकत और सफाई से पलटवार करो, तो इस बात की पूरी संभावना है कि मामला अदालत तक पहुंचने से पहले ही वे पीछे हट जाएं। अर्जुन ने कहा, अगर तुम चाहो तो मुझे मदद करने में खुशी होगी। मैं उस दुनिया के लोगों को जानता हूं। मुझे पता है कि सुंदरम जैसी कंपनी को ये कैसे समझाना है कि उन्होंने एक ऐसी लड़ाई मोल ले ली है जिसे वे आसानी से नहीं जीत सकते। मीरा ने कुछ पल के लिए उसे देखा। वह एक बार फिर इस बात से हैरान थी कि वे उस ठंडी, गुस्से से भरी बातचीत से कितनी दूर आ चुके थे जो महीनों पहले एक दूसरे कॉफी शॉप में हुई थी, जब वो उसकी तरफ देखने के लिए भी बमुश्किल तैयार था। मुझे यह अच्छा लगेगा, उसने कहा। शुक्रिया। सुंदरम के प्रतिनिधियों के साथ बैठक 2 हफ्ते बाद एक ऐसे कॉन्फ्रेंस रूम में हुई जिसे हर किसी को उनकी असलियत से थोड़ा छोटा महसूस कराने के लिए डिजाइन किया गया था। मीरा एक तरफ मिसेज कपूर और दूसरी तरफ अर्जुन के साथ बैठी थी, और काफी समय बाद टकराव के लिए बने एक कमरे में कदम रखते हुए उसने खुद को वास्तव में सुरक्षित और समर्थ महसूस किया। मुख्य प्रतिनिधि मिस्टर भल्ला नाम के एक शांत स्वभाव के व्यक्ति ने पारस्परिक हितों और सौहार्दपूर्ण समाधान
के बारे में नपे तुले सधे हुए शब्दों के साथ शुरुआत की। मीरा ने पिछले 1 साल में इस तरह की भाषा को पहचानना सीख लिया था। यह उस इंसान की आवाज थी जो ये परख रहा था कि वो कितनी आसानी से घुटने टेक देगी। मैं हम सबका थोड़ा समय बचाती हूँ, मीरा ने उनके शुरुआती वक्तव्य को खत्म करने के बाद कहा। मैं समझती हूँ कि आपका मानना है कि मेरे अंकल की वसीयत ने एक ऐसी उम्मीद पैदा की थी कि मैं उनके व्यावसायिक हितों को संभालूंगी। मैंने वो उम्मीद पैदा नहीं की थी। उन्होंने की थी, एक तरफा, मेरी जानकारी या सहमति के बिना। ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने मेरी जिंदगी के बारे में फैसले लेते हुए 10 साल बिता दिए, बिना कभी यह पूछे कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं उनके पैसे के साथ इस धर्रे को विरासत में लेने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। मैं समझती हूँ कि मेरे इनकार से आपकी कंपनियों को वास्तविक वित्तीय जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। उसने अपनी बात जारी रखी। मैं उसके प्रति असंवेदनशील नहीं हूँ, लेकिन मुझ पर एक ऐसी विरासत को स्वीकार करने का दबाव नहीं डाला जा सकता जिसे मैं पहले ही औपचारिक और कानूनी रूप से अस्वीकार कर चुकी हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसे स्वीकार करना आपकी कमाई के लिए मेरी असल इच्छाओं से ज्यादा सुविधाजनक होगा। मिस्टर भल्ला के चेहरे का शांत भाव थोड़ा डगमगाया। मिस मल्होत्रा, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम आप पर किसी भी चीज के लिए दबाव डालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम तो बस संभावनाएं तलाश रहे हैं। आपने मेरे फैसले को चुनौती देने की धमकी देते हुए एक औपचारिक कानूनी नोटिस भेजा था, मीरा ने बीच में ही टोकते हुए कहा, शांत लेकिन अडिग। ये दबाव ही है, चाहे आपने इसे कितने भी सलीके से सभ्य भाषा में क्यों न लपेटा हो। मैं चाहती हूं कि आप इसे वापस लें। यदि आप वास्तव में नेतृत्व के एक ऐसे उचित बदलाव पर चर्चा करना चाहते हैं जिसमें मैं शामिल न हूं, तो मुझे एक शिष्टाचार के नाते अलग से बातचीत करने में खुशी होगी, किसी बाध्यता के तहत नहीं। कमरे में काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। मिस्टर भल्ला स्पष्ट रूप से अपनी उस रणनीति का नए सिरे से आकलन कर रहे थे जिसे लेकर वे एक ऐसी महिला के सामने आए थे जो उनकी रिसर्च के अनुमानों के मुताबिक व्यवहार नहीं कर रही थी। हम नोटिस वापस ले लेंगे, उन्होंने आखिरकार कहा। मुझे लगता है कि हम एक ऐसा समाधान निकाल सकते हैं जिसके लिए मुकदमेबाजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। औपचारिक वापसी का पत्र 3 दिन बाद मिसेज कपूर के दफ्तर के जरिए आया, संक्षिप्त और पेशेवर। यह एक ऐसा शांत अंत था जो हफ्तों के बढ़ते तनाव के बाद लगभग फीका सा लगा। मीरा उस शाम समाधान पत्र को अपनी गोद में लेकर बैठी थी और उसे महसूस हुआ कि सब कुछ पूरी तरह से अपनी जगह पर स्थिर हो गया है, न केवल इस विशेष खतरे का अंत, बल्कि यह व्यापक एहसास कि उसने आखिरकार पूरी तरह से वैसा इंसान बनना बंद कर दिया था जिसे दूसरे लोग दबाया जा सकने वाला समझते थे। कबीर ने उसे फिर से बालकनी पर पाया। यह एक ऐसी जगह बन चुकी थी जो पिछले कई महीनों में पुराने दुख की जगह कम और शांत चिंतन की जगह ज्यादा बन गई थी। तुमने उस पूरी स्थिति को बिना विचलित हुए संभाला, उसने उसके बगल में बैठते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी दुर्घटना से 8 महीने पहले जिस महिला से मुझे प्यार हुआ था वह ऐसा कर पाती। मुझे लगता है कि जैसे ही पैसे और वकीलों के दम पर किसी ने दबाव डाला होता, वो पीछे हट जाती। मीरा ने नीचे शहर की बत्तियों को देखते हुए इस पर विचार किया। शायद पिछले 1 साल की हर बात का असली तोहफा यही है, उसने कहा। सिर्फ रिश्तों को सुधारना या उस हादसे के बारे में सच जानना या तुम्हें दोबारा पाना ही नहीं, बल्कि बस ये सीखना कि मुझे अब पीछे हटने की जरूरत नहीं है। मैं दबाव का सामना कर सकती हूँ और बिल्कुल वही बनी रह सकती हूँ जो मैंने बनने का फैसला किया है। कबीर ने उसका हाथ थामा, शांत और स्थिर। वो जो कोई भी है, उसने कहा, मुझे वो बेहद पसंद है। मीरा मुस्कुराई, उसकी ओर झुकते हुए। उसे महसूस हुआ कि देवराज की दशक लंबी परछाई के आखिरी धागे भी आखिरकार उस जिंदगी से अपनी पकड़ पूरी तरह छोड़ चुके हैं जिसे उसने जीने के लिए चुना था। मुझे भी, उसने धीरे से कहा। अपनी जी हुई दोनों जिंदगियों में पहली बार, मुझे सचमुच वह पसंद है। एपिसोड 7 समाप्त। सीजन 2 कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा? जुड़े रहिए हमारे साथ। व्यापारिक खतरा टलने के साथ ही शादी की तैयारियां फिर से शुरू होती हैं, लेकिन मेहर की एक गुजारिश दोनों महिलाओं के भविष्य के लिए एक नया, अप्रत्याशित अध्याय खोल देती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो हमारे इस सफर में आगे भी साथ बने रहिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं। नमस्ते और स्वागत है आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम हमारी इस खास कहानी के एक और जज्बाती पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। रिश्तों के उतार चढ़ाव, प्यार की कशमकश और धोखे की चुभन। आज का एपिसोड आपको उन एहसासों के बीच ले जाएगा जहां हर फैसला मुश्किल है। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली है। बोरोड लाइफ सीजन 2 एपिसोड 8।
मेहर की गुजारिश एक आम गुरुवार की दोपहर को आए। इस बार यह किसी वकील के औपचारिक लेटरहेड पर नहीं, बल्कि एक साधारण से टेक्स्ट मैसेज के रूप में थी, जिसे पढ़कर मीरा के चेहरे पर उसे पूरा पढ़ने से पहले ही एक मुस्कान आ गई। मुझे आपसे एक अजीब सी मदद चाहिए। क्या इस वीकेंड पर हम कॉफी पर मिल सकते हैं? मैं वादा करती हूँ कि यह कोई कानूनी या उलझा हुआ मामला नहीं है। मैं बस आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ और मैं फोन के बजाय मिलकर ही बात करना बेहतर समझती हूँ। वे मेहर के नए अपार्टमेंट के पास एक छोटे से कैफे में मिले। वह जगह साधारण थी, धूप से खिली हुई थी और पूरी तरह से मेहर की अपनी पसंद की थी। एक ऐसी जगह जहां मीरा को अंदेशा था कि देवराज कभी पैर भी नहीं रखने देता। महीनों पहले उस आलीशान और बंद बंगले में जैसी मेहर दिखी थी, आज वो उससे बिल्कुल अलग लग रही थी। कुछ हल्की, हर मुलाकात के साथ उसके बैठने का अंदाज और खुलने लगा था, जैसे किसी पौधे को आखिरकार बढ़ने के लिए खुली जगह मिल गई हो। तुम खुश दिख रही हो, मीरा ने उसके सामने वाली सीट पर बैठते हुए कहा। मैं बस उस रास्ते पर बढ़ रही हूँ, मेहर ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक पहुंच रही थी, उन नपे तुले और सतर्क चेहरों के उलट जो मीरा को उनकी पहली बातचीत के समय याद थे। रफ्तार धीमी है, लेकिन ये सब सच है, और यह उस जिंदगी से कहीं बेहतर है जो मेरे पास लंबे समय तक थी। उन्होंने कुछ देर आम चीजों के बारे में बातें की। एक छोटे से डिजाइन स्टूडियो में मेहर की नई नौकरी, वो अपार्टमेंट जिसे वह धीरे धीरे अपने हिसाब से सजा रही थी, और अपनी छोटी सी बालकनी में बनाया हुआ एक बाग। उसने बताया कि वह बाग उसे धीरे धीरे उस बगीचे की याद दिलाता है जिसे वह कभी कांच की खिड़की के पीछे से निहारा करती थी। फर्क बस इतना था कि अब वह सच में बाहर टहल सकती थी और उसे छू सकती थी। आखिरकार मेहर ने अपना कप नीचे रखा और वो थोड़ी शांत व गंभीर हो गई। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी, उसने कहा। मैं हफ्तों से इसके बारे में सोच रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ऐसी इच्छा रखना अजीब है या नहीं, लेकिन मैं असमंजस में रहने के बजाय पूछ लेना बेहतर समझती हूँ। तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो, मीरा ने सहजता से कहा। मेरा अब ऐसा कोई परिवार नहीं बचा है जिससे मैं सच में बात करती हूँ, मेहर ने धीरे से कहा। मेरे माता पिता का सालों पहले इंतकाल हो गया था। मेरा एक भाई कहीं रहता है, लेकिन जब से मैंने देवराज से शादी की, तब से हमारी बात नहीं हुई। वह कभी इस शादी के पक्ष में नहीं था, और उस वक्त मेरे भीतर इतना अहंकार था कि मैं यह मानने को तैयार नहीं थी कि वो सही था। मैंने ये पूरा साल एक नई जिंदगी खड़ी करने में बिताया है, और मैं बार बार एक ही एहसास पर आकर रुक जाती हूँ। मेरे पास इस जिंदगी को साझा करने के लिए कोई नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं जो मेरी पूरी कहानी जानता हो। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आप अकेली ऐसी इंसान हैं जो सब कुछ जानती है। उसके बारे में पूरा सच, उसने हम दोनों के साथ क्या किया, और आखिरकार इस जाल से आजाद होने में हमें किस दौर से गुजरना पड़ा। मैं सोच रही थी, मुझे पता है कि यह सुनना थोड़ा अजीब लग सकता है, ये देखते हुए कि हम कैसे मिले और क्या चीज हमें उससे जोड़ती है, लेकिन क्या आप मुझे सच में अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने की अनुमति देंगी? किसी मजबूरी या एहसान के तहत नहीं, बस इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि हम सच में अच्छे दोस्त बन सकते हैं, अगर आप भी ऐसा ही चाहें तो। मीरा ने अपने सीने में एक गर्माहट महसूस की। वो समझ सकती थी कि उम्र भर अपनी इच्छाओं को दबाने और दूसरों के इशारों पर चलने के बाद मेहर के लिए इतनी सादगी और बेबाकी से यह बात पूछने में कितनी हिम्मत लगी होगी। मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा, मीरा ने टेबल के पार जाकर उसका हाथ थामते हुए कहा। सच तो ये है कि मेरी भी आपसे एक गुजारिश है, अगर आप इसके लिए तैयार हो तो। कबीर और मैं कुछ महीनों में शादी कर रहे हैं। मैं चाहती हूं कि आप वहां आएं। सिर्फ एक औपचारिक निमंत्रण के तौर पर नहीं, मैं दिल से चाहती हूं कि आप हमारी इस खुशी का हिस्सा बने। मेहर की आंखें तुरंत भर आईं, लेकिन इस बार उन आंसुओं के साथ चेहरे पर एक बेफिक्र और खुली मुस्कान थी, जैसी मीरा ने पहले कभी उसके चेहरे पर नहीं देखी थी। यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी, उसने कहा। मुझे याद भी नहीं कि आखिरी बार मुझे किसी खुशी के मौके पर कब बुलाया गया था। मुझे लगता है कि मैं तो ये भी भूल गई थी कि लोग एक दूसरे के लिए ऐसा भी करते हैं। आने वाले हफ्तों में दोनों महिलाओं के बीच एक सहज और खूबसूरत तालमेल बन गया। गुरुवार को कॉफी पर मिलना, कभी कभी नैना और प्रियंका के साथ डिनर करना, जो हर बार के साथ और ज्यादा खुशनुमा होता जा रहा था। ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ एक ऐसा दायरा था जिसे देखकर मीरा को एक शांत कृतज्ञता महसूस हुई। यह एक ऐसा सच्चा, चुना हुआ परिवार बन चुका था, जो एक आदमी के एक दशक के क्रूर और सोचे समझे जुल्मों के मलबे से खड़ा हुआ था। एक शाम मेहर ने शादी के निमंत्रण पत्रों पर पते लिखने में मदद की। जब प्रियंका ने अपनी मां की इस जिद पर मजाक उड़ाया कि सभी नाम पारंपरिक सुलेख, कैलीग्राफी में ही लिखे होने चाहिए, तो मेहर पहली बार खिलखिलाकर हंस पड़ी।
नैना ने मेहर को वो खास और पेचीदा मिठाई बनानी सिखाई जो रितिका का परिवार हमेशा जश्न के मौकों पर बनाता था। वे दोनों नाप तौल को लेकर आपस में मीठी नोक-झोंक कर रही थी, जबकि मीरा रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर उन्हें देख रही थी। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे सब कितनी दूर आ चुके हैं। मैं हमेशा इस डर में जीती हूं कि कहीं अब कुछ और गलत न हो जाए, मीरा ने एक रात कबीर से स्वीकार किया, जब वह कमरे के दूसरी तरफ मेहर और नैना को एक बिगड़ी हुई रेसिपी पर साथ हंसते हुए देख रही थी। इस बीते हुए साल ने मुझे सिखाया है कि हर सुकून भरे दौर के बाद कोई न कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है जो मेरी सोच से भी बदतर होती है। कबीर ने इस पर गहराई से विचार किया। शायद, उसने कहा, या शायद तुमने अब इतना सुकून कमा लिया है कि वह बिना किसी शर्त के सिर्फ सुकून बनकर रह सकता है। मैं जानता हूं कि सब कुछ झेलने के बाद इस पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर अच्छी चीज किसी बुरी चीज का जाल हो। कभी कभी अच्छी चीजें सिर्फ अच्छी ही होती है। मीरा ने खुद को उस विचार के साथ ठहरने दिया, अपने 1 साल के कड़वे अनुभवों और सावधानी के तराजू पर उस बात को तौला। उसने मेहर के बारे में सोचा, जो आखिरकार एक ऐसी रसोई में खुलकर हंस रही थी जिसका उस बंद बंगले से कोई वास्ता नहीं था। उसने अपने बगल में खड़ी नैना के बारे में सोचा, जो स्थिर और नए सिरे से संवर चुकी थी। आज वो उस डायरी के पन्नों में बयां किए गए रिश्ते से कहीं ज्यादा करीब थी। उसने नीचे इकट्ठा हुए अपने परिवार के बारे में सोचा, जो आदर्श तो नहीं था पर सच में कोशिश कर रहा था, जो एक दूसरे से दूर जाने के हर कारण के बावजूद बार बार एक दूसरे को चुन रहा था। शायद तुम सही कह रहे हो, उसने धीरे से कहा। शायद अब मुझे इस अच्छाई को बिना किसी डर के स्वीकार करने की इजाजत मिल चुकी है। बाद में उस रात, जब सब चले गए, मीरा को आधे लिखे हुए शादी के कार्डों के ढेर के बीच एक छोटी सी पर्ची दबी हुई मिली। वो मेहर की लिखावट थी, सधी हुई और साफ, जिसमें उसने अपने उस नए और बेबाक दस्तखत का अभ्यास किया था जिसे वह धीरे धीरे फिर से सीख रही थी। ये याद दिलाने के लिए शुक्रिया कि एक नई शुरुआत का मतलब अकेले शुरुआत करना नहीं होता। गुरुवार को मिलते हैं, मेहर। मीरा मुस्कुराई और उसने उस पर्ची को सावधानी से उस दराज में रख दिया जहां उसने इस बीते साल की दी हुई छोटी छोटी अनमोल चीजें संभालकर रखनी शुरू की थी। कबीर के प्रपोजल के वे पहले अनियोजित शब्द, जिन्हें उसने भूलने से पहले ही कागज पर लिख लिया था। पूरे परिवार की एक तस्वीर, जो बिना किसी तनाव के हंसते हुए ली गई थी। और अब ये, एक ऐसी महिला का साधारण सा नोट जो कभी इस तरह मिटा दी गई थी कि अपना नाम तक भूल गई थी, और अब एक एक छोटे कदम के साथ फिर से खुद के अस्तित्व को चुन रही थी। एक नई शुरुआत का मतलब अकेले शुरुआत करना नहीं होता, मीरा ने दराज बंद करते हुए धीरे से दोहराया। उसे लगा कि उसकी जी हुई दोनों जिंदगियों में से सीखी गई यह अब तक की सबसे बड़ी और सच्ची बात थी। एपिसोड 8 समाप्त। सीजन 2। कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा? जुड़े रहिए हमारे साथ। जैसे ही शादी का समय नजदीक आता है, मीरा को रितिका के अतीत से जुड़ा हुआ एक अधूरा काम मिलता है, एक आखिरी ऐसा राज जिसका हिसाब देवराज की वसीयत और संपत्ति में कभी पूरी तरह से नहीं मिल पाया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो हमारे इस सफर में आगे भी साथ बने रहिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं। स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। बोरोड लाइफ सीजन 2 एपिसोड 9। आखिरी अनखुला दरवाजा। शादी से 3 हफ्ते पहले मिसेज कपूर के दफ्तर से फोन आया, और जब उन्होंने मीरा से खुद आकर मिलने के लिए कहा, तो उनकी आवाज के लहजे से मीरा तुरंत समझ गई कि यह कोई आम कागजी कार्रवाई नहीं थी। एक स्टोरेज यूनिट, सामान रखने का गोदाम है, मिसेज कपूर ने कहा, जब मीरा उनके डेस्क के सामने वाली जानी पहचानी कुर्सी पर बैठ गई। ये तुम्हारे अंकल के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका भुगतान एक प्राइवेट अकाउंट से किया जाता था जिसके बारे में हमें हाल ही में पता चला है, जब हम संपत्ति के बचे हुए हिस्सों का अंतिम निपटारा कर रहे थे। उनकी मूल वसीयत में इसका कहीं भी जिक्र नहीं था। उसमें क्या है? मीरा ने पूछा। मुझे नहीं पता, मिसेज कपूर ने स्वीकार किया। इस हफ्ते जब फाइनल अकाउंट ऑडिट पूरा हुआ, तब जाकर उस गोदाम केंद्र ने हमें ये जानकारी दी। इस संपत्ति की मुख्य संपर्क सूत्र होने के नाते तुम्हारे पास वहां जाने का अधिकार है, या अगर तुम सीधे तौर पर इस झंझट में नहीं पड़ना चाहती, तो आपकी गैरमौजूदगी में भी उसे खोलकर सामान की सूची बनाई जा सकती है। मीरा ने उस धर्रे के बारे में सोचा जो इस बीते साल ने उसे सिखाया था कि देवराज के छिपे हुए कोनों में से जब भी कोई कोना खुला, तो उसने अपने पीछे छोड़े गए नुकसान की एक नई परत को ही उजागर किया। उसके भीतर का एक हिस्सा शिद्दत से चाहता था कि वो स्टोरेज यूनिट सील ही रहे,
ताकि उसकी शादी आखिरकार वही साफ सुथरी और बिना किसी उलझन की खुशी बन सके जिसका उससे वादा किया गया था। लेकिन उसके भीतर का एक दूसरा हिस्सा, जिसने इस साल सीखा था कि अनसुनी परछाइयां कभी सचमुच दफन नहीं रहती, जानता था कि उसे इसे खुद देखना होगा। मैं जाऊंगी, उसने कहा। मुझे जानना है कि वह क्या है। नैना उसके साथ आए, जैसा कि वह इस पूरे साल हर मुश्किल खुलासे के दौरान आई थी। वो उसके करीब खड़ी रही जब वहां के मैनेजर ने एक लंबी, फ्लोरोसेंट लाइटों से जगमगाती गैलरी के छोर पर स्थित एक मध्यम आकार के यूनिट का ताला खोला। वो यूनिट मीरा की उम्मीद से छोटा था और ज्यादातर खाली था, बस एक इकलौती फाइलिंग कैबिनेट, बक्सों का एक ढेर और पीछे की दीवार के सहारे टिकी हुई एक तस्वीर थी जिसे मीरा ने तुरंत पहचान लिया। यह वही स्टूडियो फोटोग्राफ थी जो उसके माता पिता के घर की गैलरी में लगी थी। फर्क बस इतना था कि इस वर्जन में कोई ऐसा भी शामिल था जिसे मूल तस्वीर से पूरी तरह से क्रॉप कर दिया गया था। ये कौन है? नैना ने उस अतिरिक्त चेहरे को ध्यान से देखते हुए पूछा, जो परिवार के समूह से थोड़ा अलग खड़ा था। एक युवा लड़की, करीब 17 या 18 साल की, जिसका रितिका से मिलता जुलता चेहरा इतना साफ था कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मीरा का सीना भींच गया। मैं नहीं जानती, उसने धीरे से कहा। मैंने ये तस्वीर पहले कभी नहीं देखी। मेरे माता पिता के घर वाला वर्जन भी नहीं, और ये तो बिल्कुल भी नहीं। कैबिनेट में बरसों के दस्तावेज थे, वित्तीय रिकॉर्ड, पुराने पत्र व्यवहार, कुछ भी ऐसा नहीं था जो तुरंत चौंकाने वाला हो, जब तक कि मीरा पीछे रखे एक ऐसे फोल्डर तक नहीं पहुंच गई जिस पर देवराज की सधी हुई लिखावट में सिर्फ एक शब्द लिखा था, आलिया। उसके अंदर मेडिकल रिकॉर्ड, एक जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट और वित्तीय लेन देन का एक सिलसिला था जो लगभग 2 दशकों तक फैला हुआ था। सरिता कपूर नाम की महिला को चुपचाप और लगातार किए गए भुगतान, जिनका मीरा की वकील से कोई संबंध नहीं था, और साथ ही 19 साल पहले जन्मी आलिया नाम की लड़की के स्कूल के रिकॉर्ड। मीरा के हाथ थोड़े कांपने लगे क्योंकि वो उन तारीखों, भुगतानों और दशकों पुराने इस सुनियोजित रहस्य की कड़ियों को आपस में जोड़ रही थी। नैना, उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि देवराज की एक बेटी थी, अपनी पत्नी के साथ, मेहर के साथ। नैना ने समय रेखा, टाइमलाइन का हिसाब लगाते हुए खुद के ही सवाल पर आश्चर्य से सिर हिलाते हुए पूछा। नहीं, मीरा ने तारीखों की दोबारा जांच करते हुए धीरे से कहा। मेहर से पहले, उससे शादी करने से भी पहले। बर्थ सर्टिफिकेट में पिता के रूप में उसका नाम है, मां के रूप में सरिता नाम की महिला का, और उस लड़की की जन्मतिथि के हिसाब से वो अभी करीब 19 साल की होगी। जिसका मतलब है कि उसकी एक ऐसी बेटी थी जिसके बारे में उसने कभी किसी को नहीं बताया। नैना ने बात पूरी की। एक पूरी समानांतर छिपी हुई जिंदगी जो उस सब के साथ साथ चल रही थी, जिसका इस बीते साल में खुलासा हुआ था। नैना को उसे ढूंढने में 2 दिन से भी कम का समय लगा। वो एक युवा लड़की थी जो शहर से 2 घंटे की दूरी पर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। उसका सोशल मीडिया अकाउंट साधारण था पर सक्रिय था, और उसका चेहरा उस परिवार से इतना मिलता जुलता था जिसे मीरा ने पिछले 1 साल में नए सिरे से संवारा था। मीरा काफी देर तक सोचती रही कि उससे कैसे संपर्क किया जाए, और आखिरकार उसने फैसला किया कि अचानक एक अजनबी चेहरे और एक अविश्वसनीय कहानी के साथ सामने खड़े होने से बेहतर है कि उसे फोन करके सहजता और ईमानदारी से बात की जाए। मेरा नाम रितिका मल्होत्रा है, मीरा ने आलिया के फोन उठाने पर कहा। मुझे नहीं पता कि इस नाम का आपके लिए कोई मतलब है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा आपस में कोई रिश्ता है। मुझे हाल ही में अपने अंकल देवराज मल्होत्रा से जुड़े कुछ दस्तावेज मिले हैं, और मुझे लगता है कि वह आपके पिता थे। सन्नाटा इतना लंबा खिंच गया कि मीरा को लगने लगा कि उसने फोन पर एक ऐसी युवा लड़की को इतनी बड़ी बात बताकर कोई भारी भूल कर दी है, जिसे इसका अंदाजा तक नहीं था। मुझे पता है, आलिया ने आखिरकार सधे हुए और सतर्क लहजे में कहा। मेरी माँ ने मुझे सालों पहले बताया था। वो हर चीज का खर्च उठाते थे, स्कूल, रहने का खर्च, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे सच में जानने की इच्छा नहीं जताई। मैं अपनी पूरी जिंदगी में उनसे सिर्फ 2 बार मिली हूँ। दोनों बार उन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि मैं एक वित्तीय जिम्मेदारी हूँ, बेटी नहीं। मुझे खेद है, मीरा ने नरमी से कहा। मुझे 2 दिन पहले तक ये भी नहीं पता था कि तुम्हारा कोई अस्तित्व है। मैं चाहती हूँ कि तुम जानो कि वो तुम्हारे लिए जो कुछ भी रहे हो, या जो कुछ भी बनने में नाकाम रहे हो, मैं तुम्हें सच में जानने का एक मौका चाहती हूँ, अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो। किसी मजबूरी के तहत नहीं, बस इसलिए क्योंकि तुम परिवार हो, और मैंने ये पूरा साल ये सीखने में बिताया है कि जब लोग इस शब्द को सच में कोई मायने देना चाहें, तो इस शब्द का असल मतलब कितना बड़ा हो सकता है। मुझे नहीं पता कि मैं इस बात का क्या करूं, आलिया ने ईमानदारी से स्वीकार किया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी किसी का राज बनकर बिताई है।
मुझे नहीं पता कि अचानक किसी का परिवार कैसे बनते हैं। तुम्हें तुरंत जानने की जरूरत नहीं है, मीरा ने कहा। मैं तुमसे आज ही कोई फैसला करने के लिए नहीं कह रही हूं। मैं बस इतना चाहती थी कि तुम जानो कि अब तुम कोई राज नहीं हो। उसके बाद तुम जो भी फैसला करोगी, मैं उसका सम्मान करूंगी। वे अगले महीने व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए अस्थायी रूप से सहमत हो गए। कोई दबाव नहीं, कोई उम्मीदें नहीं, बस दो महिलाएं देवराज की दशकों पुरानी छिपी हुई जिंदगियों के इस आखिरी सिरे को सुझाने की शुरुआत कर रही थी। उस शाम शहर वापस लौटते हुए मीरा खुद को अपनी इस दूसरी जिंदगी के अजीब और फैले हुए रूप के बारे में सोचते हुए पा रही थी। यह कोई एक झटके में मिलने वाला साफ समाधान नहीं था, बल्कि लोगों का एक लगातार फैलता हुआ ताना बाना था, जिसमें से हर कोई देवराज की सोची समझी क्रूरता का एक हिस्सा समेटे हुए था, और हर कोई धीरे धीरे उन जिंदगियों से ज्यादा ईमानदार रास्ते की तलाश कर रहा था जो उसने उनके इर्द गिर्द बुनी थी। मेहर, जो अपना नाम वापस पा रही थी। रेहान, जो आखिरकार पुरानी उम्मीदों से आजाद हो चुका था। कविता, जो एक दशक पुराने रिकॉर्ड को सुधार रही थी। और अब आलिया, एक अजनबी जो समय के साथ उस परिवार का एक और हिस्सा बन सकती थी जिसे मीरा ने इस पूरे साल नए सिरे से चुनने और बनाने में बिताया था। मुझे लगता है कि यह सच में आखिरी हो सकता है, मीरा ने नैना से कहा, जब वे शहर की बत्तियों की ओर वापस बढ़ रहे थे। उनका आखिरी छिपा हुआ हिस्सा जिसका पर्दाफाश होना बाकी था। नैना ने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक हल्का सा संशय भरा भाव था। शायद, उसने कहा, या शायद हमेशा एक और दरवाजा मौजूद रहेगा। शायद उसके जैसे किसी इंसान के चंगुल से बचकर निकलने का असल मतलब यही है, तुम उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबे समय तक उसके किए गए नुकसान के टुकड़ों को ढूंढते रहते हो, और तुम फिर भी उनका सामना करने का फैसला करते हो। मीरा ने इस पर विचार किया, शहर की नजदीक आती बत्तियों को देखते हुए, 3 हफ्ते बाद होने वाली शादी के बारे में सोचते हुए, उस परिवार के बारे में जिसे इकट्ठा किया गया था और नए सिरे से संवारा गया था, और उस सुकून के बारे में जिसे वह धीरे धीरे बिना किसी आगामी मुसीबत के डर के स्वीकार करना सीख रही थी। तो फिर मैं उनका सामना करती रहूंगी, उसने शांति से कहा। एक बार में एक दरवाजा। हम में से कोई भी असल में बस यही कर सकता है। एपिसोड 9 समाप्त। सीजन 2 कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा? जुड़े रहिए हमारे साथ। सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले। मीरा और कबीर की शादी का दिन आ गया है, जो इस सफर से जुड़े हर एक इंसान को एक साथ लाता है, और मीरा को एक आखिरी शांत फैसला लेना है कि वह अपने पीछे किस तरह की विरासत छोड़ना चाहती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो हमारे इस सफर में आगे भी साथ बने रहिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं। स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। बोरोड लाइफ सीजन 2 एपिसोड 10। हर वो इंसान जिसे उसने चुना। शादी की सुबह मीरा उसी आईने के सामने खड़ी थी जहां उसने पहली बार करीब 1.5 साल पहले खुद को रितिका का चेहरा वापस देखते हुए पाया था, डरी हुई और खुद के लिए पूरी तरह से अनजान। आईने में दिख रहा चेहरा अब भी वही था, लेकिन उसके पीछे की हर चीज इतनी पूरी तरह से बदल चुकी थी कि मीरा कभी कभी आम दिनों के लंबे दौर के लिए ये भूल ही जाती थी कि वो कभी कोई और भी थी। तुम खुश दिख रही हो, उसकी मां ने सधे हुए अनुभवी हाथों से मीरा के घूंघट के किनारे को ठीक करते हुए धीरे से कहा। मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें पहले कभी इस तरह देखा है। दुर्घटना से पहले भी नहीं। उस समय मैं अक्सर चिंता करती थी कि तुम मुस्कुराना ही भूल गई हो। मुझे लगता है कि मैं सचमुच भूल गई थी, मीरा ने स्वीकार किया। मुझे लगता है कि हम दोनों ही अपने अपने तरीकों से भूल गए थे। उसकी मां की आंखें भर आईं, लेकिन वे आंसुओं के बीच भी मुस्कुराईं और मीरा के माथे पर एक प्यार भरा चूमा। मीरा ने कल्पना की कि माएं शायद इसी तरह चूमती होंगी, एक ऐसी जिंदगी में जो एक दशक की खामोशी और संदेह पर न बनी हो। रितिका की पुरानी जिंदगी के स्तर के हिसाब से शादी की जगह बेहद साधारण थी। एक छोटे पारिवारिक हॉल के पीछे का बगीचा जिसे प्रियंका ने हफ्तों की तलाश के बाद ढूंढा था। इसे खास तौर पर इसलिए चुना गया था क्योंकि यह भव्य दिखने के बजाय सुकून देने वाला था और दिखावे के बजाय आत्मीय था। मीरा ने एक बगल के कमरे से मेहमानों को आते हुए देखा। यह एक छोटी और चुनिंदा सूची थी जो पूरी तरह से उन लोगों से बनी थी जिन्होंने किसी मजबूरी के कारण नहीं, बल्कि सच में हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहकर यहां अपनी जगह कमाई थी। अर्जुन जल्दी आ गया था और पीछे की तरफ उसी सहजता के साथ खड़ा था जैसे किसी ऐसे इंसान को जिसे अब स्वागत महसूस कराने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं थी। नैना आखिरी समय की तैयारियों में मदद कर रही थी। वो उस जगह पर एक शांत अधिकार के साथ घूम रही थी
जो पिछले 1.5 साल में एक सुधरे हुए रिश्ते से कहीं बढ़कर एक सच्चा और अटूट परिवार बन चुकी थी। प्रियंका उन फूलों को ठीक करने में व्यस्त थी जिन्हें ठीक करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसकी घबराहट से भरी ऊर्जा में वही पुराना फिक्रमंद प्यार था जो वह हमेशा से रखती थी, बस अब उसकी दिशा बदल चुकी थी, जो नुकसान पहुंचाने के बजाय मदद कर रही थी। रेहान अकेला आया था, उसके कंधों के झुकाव में एक परिपक्वता सी थी। वो पीछे की तरफ एक ऐसी शांति के साथ बैठ गया जैसे किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने मीरा को अब एक अलग रूप में चाहने की आदत डाल ली हो, एक अतीत के रूप में, एक दोस्ती के रूप में, उस उम्मीद से कहीं अधिक कोमल जो वह कभी संजोए हुए था। कविता भी आई थी, वो भीड़ के एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। उसने मीरा की इस नई सवारी हुई जिंदगी में अपनी यह छोटी सी जगह किसी और चीज से नहीं, बल्कि अपनी लगातार और धैर्यपूर्ण ईमानदारी के दम पर धीरे धीरे कमाई थी। और तभी बगीचे के दरवाजे से संभलकर और झिझकते हुए कदम बढ़ाते हुए मेहर अंदर आए। उसने सादे पर बेहद खूबसूरत कपड़े पहने थे, उसके हाथ में मौजूद छोटे से उपहार के टैग पर उसकी अपनी लिखावट थी, और उस निमंत्रण पत्र पर उसका अपना नाम साफ अक्षरों में छपा था जिसे प्रियंका ने हफ्तों पहले उसे भेजा था। उसके बगल में अप्रत्याशित और सतर्क कदमों से एक युवा लड़की चल रही थी जिसे मीरा ने तस्वीरों से तुरंत पहचान लिया। आलिया, जो हफ्तों के सधे हुए और सौम्य पत्र व्यवहार के बाद उस परिवार से मिलने के लिए आने को तैयार हो गई थी जिसने किसी न कैसे तरह खुद को उसे भी शामिल करने के लिए खोल दिया था। मीरा ने बगल के कमरे की खिड़की से देखा। उस परिवार के पूरे रूप को निहारते हुए उसकी आंखें भर आईं जिसे उसने खुद खड़ा किया था। यह वो परिवार नहीं था जो उसे विरासत में मिला था, और न ही यह पूरी तरह से वो परिवार था जो रितिका का कभी हुआ करता था। ये कुछ नया था जिसे ईमानदारी, माफी और एक दूसरे को बार बार चुनने के धीमे व निरंतर प्रयासों से एक एक टुकड़ा जोड़कर बनाया गया था। शादी की रस्म खुद बहुत साधारण, गर्मजोशी से भरी और बिल्कुल वैसी ही शांत थी जैसी मीरा चाहती थी। कबीर सबसे आगे खड़ा था, स्थिर और खुलकर भावुक, जिससे पूरा बगीचा उसके इर्द गिर्द जैसे और कोमल हो गया था। वो मीरा को अपनी ओर आते हुए एक ऐसे भाव से देख रहा था जिसे मीरा जानती थी कि वह अपनी इस दूसरी जिंदगी के बचे हुए हर पल के लिए संभाल कर रखेगी। मैं तुम्हारे अतीत के बारे में सब कुछ नहीं जानता, कबीर ने अपने वचनों के समय कहा, और मुझे नहीं लगता कि मुझे जानने की जरूरत भी है। मैं उस इंसान को जानता हूं जो तुम आज हो, और मैं जानता हूं कि मैं उसे हर एक दिन चुनना जारी रखना चाहता हूं, जब तक वह मुझे अपने साथ रखेगी। मीरा के अपने वचन छोटे और सरल थे, एक ऐसी ईमानदारी जिसे उसने किसी भी लंबे चौड़े भाषण से ज्यादा मूल्यवान समझना सीख लिया था। मुझे एक ऐसा दूसरा मौका मिला जिसके बारे में मैंने कभी नहीं मांगा था, उसने कहा, एक ऐसी जिंदगी में जिसे मैंने नहीं चुना था, एक ऐसे नाम के साथ जो मूल रूप से मेरा नहीं था। मैंने एक लंबा समय इस डर में बिताया कि इसका मतलब ये है कि इसमें से कुछ भी सचमुच मेरा नहीं हो सकता। लेकिन मैंने इस बीते साल में सीखा है कि जिन चीजों को आप चुनते हैं, जिन लोगों को आप चुनते हैं, जो इंसान आप बनने का फैसला करते हैं, वे पूरी तरह से आपके होते हैं, चाहे वहां तक ले जाने वाला रास्ता कितना भी अजीब क्यों न रहा हो। मैं तुम्हें चुनती हूं, कबीर, आज भी और इसके बाद के हर दिन भी। जब उन्हें पति पत्नी घोषित किया गया, तब तक उस छोटे से बगीचे में किसी की भी आंख सूखी नहीं थी। इसके बाद जो तालियां गूंजी, उनमें उन लोगों की एक खास गर्माहट थी जिन्होंने एक बेहद मुश्किल सफर को धीरे धीरे और ईमानदारी से एक जश्न मनाने योग्य चीज में बदलते देखा था। बाद में रिसेप्शन के दौरान मीरा ने बगीचे के एक कोने में मेहर के साथ अकेले में कुछ शांत पल बिताए। दोनों महिलाएं उस जश्न को एक ऐसे संतोष के साथ देख रही थीं जो उन लोगों को ही समझ आ सकता था जो ये बेहतर जानते थे कि इस तरह का सुकून कितनी मुश्किलों के बाद कमाया जाता है। यहां आने के लिए शुक्रिया, मीरा ने कहा। मैं जानती हूं कि यहां होना कोई आसान बात नहीं थी। सब कुछ देखते हुए मेहर मुस्कुराई। वो आलिया को प्रियंका की किसी बात पर हंसते हुए देख रही थी। वे दोनों पहले ही झिझकते हुए ही सही आपस में तालमेल बिठा रही थीं। मुझे लगता है कि यह पहली शादी है जिसका मैंने सचमुच आनंद लिया है, उसने कहा। जब मैं उससे विवाहित थी तो मुझे ऐसे आयोजनों से डर लगता था। वहां सब कुछ एक दिखावे जैसा लगता था। ये जगह उससे बिल्कुल उलट है। मैं सोच रही हूं, मेहर ने अपनी बात जारी रखी, कि इस बीते साल ने मुझे क्या सिखाया है। मैं पहले सोचती थी कि उसके चंगुल से बचने का मतलब सिर्फ दूर भाग जाना है, हर उस चीज से जितना हो सके दूर रहना जो उससे जुड़ी हो। लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं इसे अलग तरह से समझती हूँ। मुझे लगता है कि उससे उबरने का असली मतलब एक ऐसी चीज खड़ी करना था जो उससे कहीं बेहतर हो जो उसने कभी मुझे बनाने की कोशिश की थी, ताकि आखिरकार उसकी परछाई का कोई महत्व ही न रह जाए। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। वह अपने खुद के परिवार को, जिसे उसने चुना था, संवारा था, जो अधूरा था पर सच में कोशिश कर रहा था,
अपने इर्द गिर्द बगीचे में घूमते हुए देख रही थी। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही बात है, उसने कहा। मलबे से भागना नहीं, बल्कि बस उसी मलबे के बीच कुछ बेहतर खड़ा करना, जब तक कि वो मलबा मुख्य चीज न रह जाए जो आपको दिखाई देती है। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, नैना ने एक आखिरी टोस्ट उठाया और पूरा बगीचा सुनने के लिए शांत हो गया। मैं रितिका को तब से जानती हूँ जब हम 15 साल के थे, नैना ने अपना ग्लास उठाते हुए कहा। मैंने उसे तब भी प्यार किया, बीच में एक लंबे समय के लिए उसे खो दिया और उसे फिर से पा लिया, किसी न कैसे तरह नामुमकिन को मुमकिन करते हुए, उस सब के बाद जिसने इस दोबारा पाने को असंभव बना दिया था। मैं पूरी तरह से नहीं समझती कि दुर्घटना के बाद उसमें क्या बदला, और मुझे नहीं लगता कि मुझे समझने की जरूरत भी है। मैं बस इतना जानती हूँ कि इस बीते साल में उसकी जगह जो भी इंसान सामने आया है, वो उन बेहतरीन लोगों में से एक बन गया है जिन्हें मैंने कभी जाना है, और मैं बेहद आभारी हूँ कि मुझे उसे 2 बार जानने का मौका मिला। वो टोस्ट हंसी और आंसुओं के एक बराबर मिश्रण के साथ समाप्त हुआ, और उस छोटे खुशनुमा बगीचे में सबने अपने ग्लास उठाए। बाद में उसी रात पेड़ों के बीच सजी रोशनी की लड़ियों के नीचे कबीर के साथ धीरे धीरे डांस करते हुए मीरा ने आखिरी बार उस महिला के बारे में सोचा जो वह एक बिल्कुल अलग जिंदगी में हुआ करती थी, थकी हुई, अनदेखी, बारिश से भीगी एक कार में अकेली दम तोड़ती हुई, जहां कोई भी उसके घर लौटने का इंतजार नहीं कर रहा था। उसने सोचा कि उस थकी हारी महिला के लिए ये कितना असंभव लगा होता कि उस अंत के दूसरी तरफ लोगों से भरा एक ऐसा बगीचा उसका इंतजार कर रहा था जिन्होंने उसे पूरी तरह से चुन लिया था, उसकी कमियों, उसकी उधार ली हुई दास्तान और सब कुछ के साथ। क्या तुम कभी सोचती हो, कबीर ने धीरे से पूछा, कि अगर वो दुर्घटना कभी न हुई होती तो तुम कौन होती? अगर तुम बिल्कुल वैसी ही रहती जैसी तुम पहले थी? मीरा ने इस सवाल पर ध्यान से विचार किया और रोशनी के नीचे धीरे धीरे झूमते हुए अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। कभी कभी, उसने स्वीकार किया, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे उस जवाब की जरूरत नहीं रही। वो जो कोई भी थी या मैं जो कोई भी बनी रहती, मुझे ये रूप ज्यादा पसंद है। मुझे वो परिवार ज्यादा पसंद है जो हमने इस सब से मिलकर बनाया है। मुझे वो सुकून पसंद है जो आखिरकार मुझे मिला है, बिना किसी आने वाली मुसीबत के डर के। मैं पहले सोचती थी कि उधार की जिंदगी का मतलब कोई अस्थायी चीज होती है, मीरा ने शांति से कहा। कोई ऐसी चीज जिसे कभी भी पूरी तरह से मेरा होने की अनुमति नहीं थी। लेकिन मुझे अब ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि हर जिंदगी एक तरह से उधार की ही होती है, उन लोगों से जिन्होंने हमें पाला, उन लोगों से जो हमें प्यार करते हैं, उन लोगों से जो हमें वो बनने में मदद करते हैं जो हम बन रहे हैं। एकमात्र चीज जो इसे सचमुच हमारा बनाती है, वो ये है कि हम इसके साथ क्या करने का फैसला करते हैं। उसने ऊपर कबीर की तरफ देखा, अपने इर्द गिर्द चुने हुए परिवार से भरे बगीचे को देखा, और उस पूरे लंबे, मुश्किल, खूबसूरत 1.5 साल को देखा जो इस सटीक पल को बनाने में लगा था। और मैंने इसे चुना है, उसने धीरे से कहा। मैंने इस सब को चुना है। मुझे इसका मौका मिला, इसके लिए मैं कभी भी आभार मानना बंद नहीं करूंगी। सीजन 2 समाप्त। उधार की जिंदगी, बोरोड लाइफ के पूरे 2 सीजन का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। इसके साथ ही मीरा का मुख्य सफर यहीं समाप्त होता है, एक अजनबी के शरीर में जागने से लेकर पूरी तरह से अपनी खुद की एक जिंदगी और परिवार बनाने तक। भविष्य की कहानियों के लिए आपकी टिप्पणियों और सुझावों का हमेशा स्वागत है। यदि यह सीरीज आपके लिए मायने रखती है, तो कृपया आगे आने वाली कहानियों के लिए चैनल को फॉलो करने पर विचार करें। तो दोस्तों, नेहल या आपकी कहानी के मुख्य पात्र का ये सफर तो यहीं थमता है, लेकिन याद रखिए, हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। अगली बार हम कहाँ मिलेंगे? इतिहास के किसी अनसुलझे पन्ने में या फिर किसी जादुई दुनिया के अनजान रास्ते पर? ये जानने के लिए हमारे इस सफर में जुड़े रहिएगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। और हाँ, मुझे कमेंट करके बताइए कि कहानी का वो कौन सा मोड़ था जहां आपकी धड़कनें रुक सी गई थी। आपके कमेंट्स ही मेरी प्रेरणा है। मिलते हैं बहुत जल्द एक बिल्कुल अनोखी दास्तान के साथ।